दिल्ली के कोई घर आपको पता है जो हॉन्टेड हैं? साउथ दिल्ली सीआर पार्क। शी मेट अ गाय ऑन अ डेटिंग ऐप। लड़की की हालत बड़ी बुरी, बाल बिखरे हुए से, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, और उसको एक पेंटिंग दिखाती है कटे हुए हाथ की। लड़के को उसी हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। वो बनाती है पेंटिंग कटे हुए पैर की, पैर में दर्द शुरू हो जाता है। वो भाई साहब वहां से भागा। एक ने बताया ये फ्लैट पिछले 8 साल से बंद पड़ा है, और ऐप पे जाके उसने चेक किया, उस पे लिखा है कि ये नंबर स्थायी रूप से सेवा में नहीं है। देयर आर सर्टेन एंटिटीज जो आपको हार्म करने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। माइंड पे किस तरीके से कौन क्या कंट्रोल करे हमें नहीं पता। बहुत सारी एंटिटीज ऐसी हो सकती है आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकती until unless you invite them to do it। हमारी फैमिली में हमें एंसेस्टर्स दिखते हैं हमारे। मेरी सास की आत्मा भटकती रहती है और कभी कभी आती है, पूजा वूजा करवा के उनको उसी कमरे में बंद कर रखा है, उस कमरे से बाहर निकलती वो। एक बार हुआ था, निकली थी, हमारा जो एक माली था उसको मार दिया था, वो मर गया था। कुछ आत्मा ऐसी हैं, दे रिफ्यूज टू गो। कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि वो नहीं जा पाती। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज का असली मजा तब आता है जब आप बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑडियो गियर यूज करते हो। चाहे वो घड़ी की टिक टिक की आवाज हो, या किसी के फुटस्टेप्स की आवाज, या दरवाजे पे ठक ठक की आवाज। एक ऑसम हॉरर एक्सपीरियंस के लिए ऑसम ईयरफोन्स चाहिए होते हैं। इसलिए आज मैं आपको OnePlus Nord Buds के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंदर है 52 डेसिबल्स रियल टाइम अडेप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो मेरे हॉरर स्टोरी सुनने के एक्सपीरियंस में कभी कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। OnePlus Nord Buds 4 का बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, जहां मुझे मिलता है अप टू 54 आवर्स का प्लेबैक, और इसकी 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में मुझे 11 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। तो दोस्तों, जल्दी से अपने OnePlus Nord Buds 4 पहन लो और एंजॉय करो इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट खूनी मंडेज आंखों देखी, पावर्ड बाय OnePlus Nord Buds 4। तो आज के हमारे गेस्ट हैं अहमद फराज। अहमद, वेलकम बैक टू खूनी मंडे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे अब इतने सारे आपकी ग्रोथ देख के, इतने सारे कहानियां आप सुना चुके हो। बड़ा अच्छा लग रहा है कि शुरुआत आपकी यहाँ खूनी मंडे से हुई थी, खूनी मंडे के पॉडकास्ट से हुई थी। एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू बैक। आज कौन कौन सी कहानियां हम सुनने वाले हैं आपसे? क्या लाए हैं आप पिटारे में? क्योंकि हम नोएडा में बैठ के शूट कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले एक नोएडा की कहानी से शुरू करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये कहानी हमारे पास आई थी अब से कुछ महीने पहले। ये कहानी भाई बहन की कहानी है, ब्रदर सिस्टर्स की कहानी है। बेसिकली हुआ ये कि दोनों, एक तो ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं, और ये ना किसी और शहर में रहते हैं। दे बिलोंग टू अ स्मॉलर टाउन समवेयर इन MP। ठीक है। और MP से फिर दिल्ली आए हैं, दिल्ली NCR आए हैं फॉर फर्दर स्टडीज एंड जॉब एंड ऑल दैट। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग दिल्ली आते हैं। तो दिल्ली में आई थिंक कहीं साउथ दिल्ली में कुछ इंस्टीट्यूट था जिसमें इन दोनों का एडमिशन हुआ, और फिर इनको जो अपने बजट में फ्लैट का वो देखना था, तो उन्होंने शुरू किया। पहले उन्होंने क्या किया, साउथ दिल्ली में जहाँ इंस्टीट्यूट था वहाँ जो है भाई जो है वो मेल PG में रहे, सिस्टर जो है वो फीमेल PG में रहीं काफ़ी टाइम, और अपना इंस्टीट्यूट में आना जाना रहा। बट ऑब्वियसली क्योंकि भाई बहन हैं तो साथ में रहने का प्लान था। तो ये हुआ सगे भाई बहन है? जुड़वा भाई बहन। ठीक है। और तो ये हुआ कि ठीक है, इवेंचुअली कोई एक ऐसा फ्लैट देख लेंगे जहाँ दोनों भाई बहन साथ में रह सकें। और क्योंकि जुड़वा हैं तो कनेक्शन भी ज़्यादा होता है। बाकी हमें पता है कि सिबलिंग्स में लड़ाइयाँ कितनी होती हैं, खासतौर से भाई बहनों में बहुत ज़्यादा। हाँ, बट ट्विंस का ना एक अलग आई थिंक मेंटल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन कुछ अलग होता है, बिकॉज दे आर बॉर्न एट द सेम टाइम, दे वर कनेक्टेड थ्रू द सेम एम्बिकल कॉर्ड एंड ऑल। तो आई थिंक साइंटिफिकली स्पीकिंग एज वेल, तो उनका ये था कि इवेंचुअली भाई बहन साथ में रहेंगे तो बेहतर है। पेरेंट्स से बात भी होती थी कि हाँ ठीक है। एक ऑब्वियसली एक बजट दिया गया था कि भाई इस बजट में मिल जाए तो रह लो। अब बजट में दिल्ली में तो मिलने से रहा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आया नोएडा का। नोएडा में उन्होंने ढूंढना शुरू किया। बहुत दिन हो गए ढूंढते रहे, कोई ब्रोकर कभी कोई बेवकूफ़ बना रहा है, कभी जो फ्लैट फ़ोटोज़ देखे, जब वहाँ जाके देखा तो वो कुछ और ही था। किसी का व्यू पसंद नहीं आया, किसी का बाथरूम पसंद नहीं आया, किसी का लोकेशन पसंद नहीं आया, व्हाटएवर। ये सब चीज़ें चलती रहीं, और बहुत परेशान होकर फिर उन्होंने फैसला किया कि हम ऐसी वेबसाइट से ढूंढेंगे या ऐसे उससे ढूंढेंगे जहाँ पर ब्रोकर्स बीच में ना हो, डायरेक्ट मालिक से बात हो जाए। ठीक है। तो उन्होंने ऐसी वेबसाइट ढूंढने शुरू करी। फिर उन्होंने थोड़ा सर्च किया। एक दिन भाई को अचानक रात को बैठे बैठे सर्च करते हुए एक पॉपअप आया। पॉपअप में लिखा था ब्रोकर के बिना घर बुक करें, ऑब्वियसली इंग्लिश वगैरह में लिखा हुआ था। उसने फटाफट क्लिक किया, भाई क्या है। वहाँ एक
सेक्टर 57 और 55 के आसपास का जो एरिया है, पुरानी सोसाइटीज़ जो बनी हुई हैं, वहाँ का एक लोकेशन था. अब वो हालांकि थोड़ा दूर ऑब्वियसली पड़ता है दिल्ली से, बट जो घर के फ़ोटोज़ देखे, वहाँ जो अमाउंट लिखा था वो देखा, दोनों बहुत अच्छे लगे. अमाउंट बजट में, फ़ोटोज़ देखकर तो बड़ा अच्छा लग रहा था यार. लेकिन फिर उसको लगा यार फ़ोटोज़ तो बहुत फ्लैट के अच्छे लगे हमें, जब तक जाके नहीं देखेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा. तो उसने जो नंबर दिया हुआ था उस पर फ़ोन किया. फ़ोन किसी ने उठाया नहीं. फिर फ़ोन जैसे ही कटा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि प्लीज़ व्हाट्सएप कैन नॉट पिक द कॉल राइट नाउ. ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई डीपी नहीं थी, उसी घर का एक फ़ोटो लगा हुआ था, वन ऑफ द फोटोज़ जो उसने देखा था. उसने उसको मैसेज किया कि आई सॉ द एडवर्टीजमेंट, और मैं और मेरी सिस्टर हैं, हम लोग रहना चाहते हैं, बजट देखा मैंने, इज़ इट राइट वगैरह वगैरह. मैंने कहा बजट जो मेंशन है उससे एक पैसा आपको ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, अगर आपको लेना है तो आप आके देख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक टाइम, उन्होंने एक दिन बताया, उस टाइम आ सकते हैं रात को 10 बजे के बाद. रात को 10 बजे के रात को 10 बजे के बाद. तो भाई रात में क्या दिखेगा, कहेंगे यही शर्त है. अब बात ये थी कि दोनों भाई बहन इतना परेशान हो चुके थे सर्च करते करते कि यार अब जो भी कंडीशन है ना, एटलीस्ट ब्रोकर बीच में नहीं है. क्योंकि एक तो ये होता है कि ब्रोकर्स को आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं, और कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं, व्हाटएवर, वो नहीं करना चाहते थे उनके थ्रू. यार ठीक है चलते हैं. उसने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और बोला कि ऐसे ऐसे बात है. उसने कहा ठीक है मैं आती हूँ, फिर चलते हैं. अब देखेंगे, अगर रात में भी देखने पर कुछ ठीक ठाक लगा लोकेशन वो, तब आगे बढ़ेंगे, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है. मैंने कहा ठीक है. तो दोनों जो है एक कॉमन पॉइंट पे मिले रात को 9 बजे के आसपास. वहाँ से कैब पकड़ी, लोकेशन पे पहुँचे. जब वो लोकेशन पे पहुँचे तो वो कोई पुरानी सोसाइटी सी थी. ठीक है, आजकल की नोएडा की सोसाइटीज़ में आपको एंट्री के लिए भी ऐप पे परमिशन आती है, गार्ड्स बैठे होते हैं, सब कुछ होता है. उस सोसाइटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पुरानी सोसाइटी है. एक बस बैरियर सा लगा हुआ है, एक चौकीदार बैठा है जो ना बैरियर खोलता है ना बंद करता है, वो खुला ही रहता है, घुस जाओ अपना, नो परमिशन. खैर साहब वो अंदर चले गए. अब जब उस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो थोड़ा सा उनको क्रीपी सा लगा, क्योंकि उसके आसपास का एरिया खाली था, जैसे डेवलप हुआ ही नहीं. पर आप ये मान के चलिए कि एक बड़ा सा सोसाइटियल कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं और गैप्स में है, जैसे ये 4-5 बिल्डिंग है, फिर एक पार्क सा है, फिर रोड है, फिर उधर 4-5 बिल्डिंग है. इस तरह से उन्होंने पूरी सोसाइटी वाली डेवलप कर रखी थी. जो वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ 4-5 बिल्डिंग के बजाय एक पार्क और एक बिल्डिंग, बाकी थोड़ी बहुत बनी हुई कि शायद बनी होंगी या बननी होंगी, लेकिन है नहीं. और उस बिल्डिंग में भी सिर्फ 2 लाइट जल रही हैं, 2 फ्लोर पे. 5 माले की बिल्डिंग है. उस टाइम उतनी हाई राइज नहीं बना करती थी. 5 माले की बिल्डिंग है और 5th फ्लोर पे उनको मकान देखना है. तो आइडिया ये था कि भाई जब किराया, अगर आप जो किराया मेंशन है उसमें छत इंक्लूडेड नहीं है, आप 5,000 एक्स्ट्रा देते हैं तो छत इंक्लूड हो जाएगी, आपके लिए एक्सक्लूसिव हो जाएगी, व्हाटएवर. उन्होंने कहा ठीक है. अब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बिल्डिंग देखी. थोड़ा सा दोनों भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि यार ये तो थोड़ा सा क्रीपी सी जगह पे है. लेकिन फिर भाई बोलता है देख दिन में तो यहाँ पर सब चहल पहल ही होगी, क्योंकि बड़ी सोसाइटी है. अब हमारे बिल्डिंग के आसपास बिल्डिंग नहीं है, लेकिन और तो बिल्डिंग्स हैं ना, 200 मीटर की दूरी पे, 150 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग्स तो हैं ही. तो बहन बोली ठीक है देखते हैं. फिर वहाँ पहुँचे तो एक भाई साहब बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए टॉर्च लेके कि अभी बिजली का काम चल रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अभी लाइट नहीं है. नहीं यार अब बिना लाइट के क्या देखेंगे हम. अरे ठीक है आप थोड़ा वेट करो, लाइट आ जाएगी तो देख लेना. ये बोल रहे तो लाइट आ गई. जनसेट चल गया होगा. दोनों भाई बहन लिफ्ट में पहुंचे. लिफ्ट में 5th बटन जो था ना वो बड़ा फ्रेश था, मतलब बिल्कुल जैसे नया. बाकी बटन्स फेड हो चुके थे, घिसे हुए थे, क्योंकि जैसे दबाए हो बहुत सारे बार. 5th बिल्कुल जैसे नया बटन लगाया हो. लड़के ने नोट किया, लड़की ने वो भी नोट नहीं किया. दोनों भाई बहन 5th आया उन आदमी के साथ और वो चल दिया. ऊपर पहुंचे, आदमी ने बोला आप अंदर जाके देख के आओ. बोले आप भी चलो. नहीं आप जाके देख के आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ बाहर, कोई बात नहीं. वो अंदर फ्लैट में गए, फ्लैट देखा, ठीक ठाक लगा, चीज़ें देखी, व्यू देखा, सब ठीक लग रहा था. एज पर फोटोज ही लग रहा था. फोटोज हालांकि दिन के थे,
जो फोटोज़ खिंचे हुए थे, और ये वो रात में देख रहे थे। किचन का देखा, वॉशरूम्स देखे, जो भी लाइट, जो भी उनकी घर की लाइट में दिख सका वो देखा, ठीक है। अब बाहर निकल के बाद ये हुआ कि यार जितना पैसे में ये बता रहे हैं, देखकर तो लग रहा है कि ज़्यादा का होना चाहिए, लेकिन अभी अगर तो उससे डबल कंफर्म किया कि भाई ये इन्होंने एक अमाउंट बताया था 17,000, उन्होंने उस पर लिखा हुआ था कि 17,000 में मिल रहा है ये। हाँ सर 17,000 में, और मेंटेनेंस वगैरह सब इंक्लूडेड। तो बिजली का आपको देखना होगा, बाकी सब इंक्लूडेड है। ठीक, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम करने को तैयार हैं, और आप लीज वीज बनवाइए। क्या मैं बना के लाया हूँ। अच्छा, वो लीज वीज सब बना के लाया था। क्या कौन था आदमी? वो चौकीदार टाइप आदमी था? चौकीदार टाइप आदमी था वो। अपेरेंटली चौकीदार नहीं था वो, केयर टेकर अपेरेंटली कहते थे कि जो ओनर हैं, ठीक है, उन्होंने इनके हाथ में दे रखा है सारी इसकी जिम्मेदारी। कोई ब्रोकर नहीं है, कुछ नहीं है, ये कोई एक केयर टेकर हैं, जो ओनर कहीं बाहर कंट्री के बाहर रहते हैं, उनका फ्लैट है, उन्होंने मेरे हाथ में दे रखा है सारा। ठीक है, तो किराया किसको जाएगा? मुझे ही जाएगा, मेरे अकाउंट में आएगा। बट ओनर के साथ फिर ये तो उन्होंने एक एनओसी दिखाया, जो ओनर ने एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रखा है, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर ही इज़ रेडी व्हाटएवर, तो साइन भी वही करेंगे। कोई बात नहीं, अब वो वहीं के वहीं साइन हो गया, क्योंकि उनको लगा कि अगर अब नहीं यहाँ से चले गए, किसी और को मिल गया या क्या हुआ। और लड़के का ये था, जितना हम सोचेंगे इसके बारे में उतना हम डिले भी करेंगे और हाथ से भी जाएगा, क्योंकि हम बहुत देख चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लड़का लड़की ने वहीं पे साइन किए, उनके डिजिटली जो उनके पास आधार और वो सब चीज़ें थी, उन्होंने व्हाट्सएप करी उनको, जिस नंबर पे बात हुई थी उस पर व्हाट्सएप करी, और वो वहीं के वहीं फाइनलाइज हो गया। उन्होंने एडवांस पे कर दिया कि ठीक है, ये 1 मंथ का एडवांस। ब्रोकर जो जाना नहीं था, उन्होंने कहा सिक्योरिटी, कह रहे सिक्योरिटी आप बाद में दे देना, आप रहना शुरू करो। अगले दिन उन्होंने शिफ्टिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, वो दिन में आए, दिन में बड़ा अच्छा लगा, ठीक है साहब, वो कोई बात नहीं। पड़ोसी कोई था नहीं। उस बिल्डिंग में जो 2 लाइटें जल रही थी अपेरेंटली, उन मकानों में भी जो लोग थे वो छोड़ के चले गए थे। ये उनको अच्छा। शिफ्टिंग के बाद पता लगा। जब शिफ्ट कर रहे थे तो आसपास के लोगों ने देखा कि यहाँ आ रहे हैं, तो एक जो है वो ऐसे घूरते हुए देखते हुए जा रहे थे कि ये इस बिल्डिंग में कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने हाय हेलो करा, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो एक से पूछा वहाँ पर कि भाई मतलब कितने लोग, कितने फैमिली रहती हैं? कह रहा अभी तो आप ही हो। कह रहा क्या मतलब? तो कल हमने लाइटें देखी थी। कह रहा वो कभी कभी लोग आते हैं कुछ देखने दाखने, यहाँ की जो फैमिलीज रहती थी, 2 फैमिली थी इस पूरे 5 माले के, उसमें वो अभी 1 हफ्ता पहले छोड़ के चली गई। अच्छा, तो खैर करो, तो अभी कोई और नहीं है? कोई और नहीं। तो पूरी बिल्डिंग में सिर्फ भाई बहन 5th फ्लोर पे। ठीक है, खैर वो अपना रहना शुरू करा, उन्होंने वो सामान शिफ्ट करना शुरू किया। अब वो दोनों बहुत डर रहे कि यार ये कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब आप पड़ोसी आपको देख के घूर रहे हैं, एज इफ मतलब हाउ कैन यू नो शिफ्ट इन दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में कोई और है नहीं, आसपास कोई बिल्डिंग है नहीं। जो इसके बाद पहली बिल्डिंग है वो कम से कम 200 मीटर दूर है। ठीक है, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, हर जगह चौकीदार कोई ना कोई बैठता है। तो ये मामला क्या है? पर फिर दोनों ने सोचा कि हमें सुबह जाके शाम को वापस आना है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी है, बड़ी मुश्किल से बजट में मिला है, अपना सेटल करते हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। सामान हो गया शिफ्ट। जब उन्होंने शिफ्ट कर लिया, जिस रात वो पहली रात उनकी थी वहाँ स्टे करने में, उसी रात से चीज़ें शुरू हो गई। 5th फ्लोर वॉज सपोज टू बी द टॉप फ्लोर, उसके ऊपर छत थी। पहले ही रात इनको छत से स्टॉम्पिंग की आवाज़ आई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो है, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई फर्नीचर खींच रहा हो। ठीक है, अब हुआ ये था कि जो चीज़ मैंने आपको उस वक्त नहीं बताई थी, अब बता रहा हूँ। जब उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था तो अग्रीमेंट में एक एनेक्स्चर लगा हुआ था। एनेक्स्चर था रूल्स ऑफ लिविंग इन द हाउस। अच्छा, ठीक है, रूल्स ऑफ लिविंग इन द हाउस लड़के ने ऊपर के 2-3 पढ़े थे, उसके बाद उसने साइन कर दिया था। नोबडी रीड्स एवरीथिंग। हाँ, बेसिक चीज़ें देखते हो आप, नाम ठीक है, अमाउंट ठीक है, ये ठीक है, सारी चीज़ें कोई नहीं पढ़ता। उस एनेक्स्चर में जो रूल्स थे उसमें एक रूल ये था, इग्नोर द वॉइसेस दैट विल कम फ्रॉम द टॉप फ्लोर, कि उन पे ध्यान मत दो आवाज़ों पे जो ऊपर से आ रही हैं। ठीक, ये लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था, जो कि उन्होंने बाद में एहसास किया। पहली रात से उनको स्टॉम्पिंग की आवाज़ आई, फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ आई। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लड़का जो है
थोड़ा सा झेप गया। अच्छा, इट वॉज अ 2 BHK, तो लड़की का अलग रूम, लड़के का अलग रूम, भाई बहन का, ठीक है अपना अपना रूम लेंगे। तो लड़का अलग अकेला सो रहा है और उसके रूम के ऊपर से बिल्कुल जैसे आवाज़ आ रही है। तो वो उठा और देखा उसकी बहन सो रही है, उसने उठाना मुनासिब नहीं समझा, थोड़ी देर वेट करा, आवाज़ बंद हो गई, खैर सो गया। पहली रात को ही हुआ। धीरे धीरे हर रात को थोड़ी थोड़ी आवाज़ें बढ़ने लगी। आई थिंक कुछ 1-2 हफ्ते हुए होंगे, ठीक है, वहाँ रहते हुए। और लड़के की नींद इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि रोज़ उसको आवाज़ें आती, लड़की को समाओ आवाज़ नहीं आ रही, वो सो रही है। ऑब्वियसली उसकी थोड़ी तबीयत, लड़के तो लड़की ने पूछा, उसकी बहन ने पूछा क्या हुआ तुझे भाई, तब उसने बताया कि यार ऐसे ऐसे मुझे आवाज़ें आ रही हैं। कहती मुझे तो नहीं आती। कहनी बस मुझे आ रहा है, मुझे आ रही है। वो कहता और ऐसी आती हैं कि कभी कभी मुझे कान बंद करने पड़ जाते हैं, बड़ी इरिटेटिंग सी आवाज़ होती है, जैसे कोई बिल्कुल ही ऐसी जैसे कोई जो फर्नीचर, हाँ श्रीक की आवाज़, जो फर्नीचर है वो जमीन पे ऐसे कोई घसीटता है ना, अजीब सा, जैसे आप बोर्ड पे नाखून करते हो, उस तरह की आवाज़। तो बड़ी इरिटेटिंग होती है, मुझे कान बंद करने पड़ जाते हैं, मुझे नींद नहीं आती, इस चक्कर में मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। जिस दिन उसने अपनी बहन को बताया, उस रात को उन्होंने दोनों डिसाइड किया कि साथ में सोएंगे। रात को लेटे ही थे, तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास दरवाजे पे नॉक हुई, ठीक है, दरवाजे पे ज़ोर से नॉक हुई। पहले 3 नॉक हुई, फिर और ज़ोर से नॉक हुई, फिर और ज़ोर से नॉक हुई। इनकी आंख खुली दोनों की और नॉक्स इनको दोनों को सुनाई दे रही हैं। दोनों उठे, लड़की थोड़ी डर रही थी कि इस वक्त कौन आ गया। जैसे ही वो उठा, दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ रहा था, नॉक बंद हो गई। उसने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं, देयर वाज नो वन, ठीक है। फिर जब ये वापस आके बैठा, फिर स्टॉम्पिंग की आवाज़ आई। अब ये थोड़ा परेशान हो गया था कि यार वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या चक्कर है। और इसे ही आ रही थी अभी तक लड़के को? अब दोनों को आ रही थी, अब दोनों को आ रही थी क्योंकि वो लड़के के कमरे में थे। दे हैव टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो फिर लड़के ने अगले दिन से थोड़ी छानबीन शुरू करी, जो आसपास के गार्ड्स थे उनसे पूछने की कोशिश करी, किसी ने बताने का वो नहीं करा। तो उनसे उसने सवाल पूछता था कि भैया मैं उस बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं और मेरी बहन, वहाँ हमें कुछ, अरे नहीं वहाँ आप हमसे बात मत करो। बिफोर ही कुड कंप्लीट, जैसे ही वो बोलता था मैं उस बिल्डिंग में रहता हूँ, लोग उसको डिस्कार्ड करते, नहीं। बहुत परेशानी के बाद कोई किसी से जान पहचान निकाल के, किसी से बात करके, फिर उसने पूछा कि भाई क्या हुआ था। तो एक ने बताया कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, इस बिल्डिंग में कोई भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाया। कह क्यों भाई? कह आप, उसने सबसे पहले पूछा आप कौन से फ्लोर पे रह रहे हो? मतलब 5th फ्लोर पे। तो एकदम उसकी आंखें चौड़ी हो गई कि 5th फ्लोर पे? कह रहा हाँ 5th फ्लोर पे। कह रहा सर इस पूरे इलाके में 4th फ्लोर से ज़्यादा अलाउड ही नहीं है बनाना। कह रहा क्या मतलब, हम तो 5th फ्लोर पे रह रहे हैं। कह रहा सर देखो आप जितना जल्दी हो सके ना उस घर को छोड़ के चले जाओ। कह रहा बस हुआ क्या? कह रहा सर देखो जब ये इलाका बन रहा था तब इस बिल्डिंग में उस बिल्डर ने इलीगली 5वां फ्लोर बनाने की कोशिश करी थी और 5वें फ्लैट की छत बनाते बनाते गिर गई थी और जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई थी वहीं पे। उसके बाद से 5वां फ्लोर बंद है। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन उस बिल्डिंग को जितना जल्दी हो सके छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हमें जो पता है उस बिल्डिंग में 5वां फ्लोर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और वो बिल्कुल सत्ते में, भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, वीक्स हो गए हमें 5वें फ्लोर पर रहते हुए। उसकी बहन इंस्टीट्यूट गई हुई थी, वो था, वो हाँपता कांपते पैर और हाथ पैर से वापस अपने घर में पहुंचा है दिव्य, अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी और अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जिसने हमें भेजा है। वो जब 5th फ्लोर पे पहुंचा है तो वहाँ सब खाली था, खंडर था, सिर्फ लेंटर पड़ा हुआ था, वो भी साइड से टूटा हुआ। बाकी उसका सामान और सारी चीजें, सामान वहीं का वहीं था। तो जो उसे लग रहा था कि प्रॉपर फिनिश्ड घर है, वो अब जो एक खंडर को लग रहा था। हाँ, उन दोनों को लग रहा था। और फिर जब उस व्हाट्सएप नंबर पे उसने कॉल करने की कोशिश करी तो व्हाट्सएप नंबर नेवर एग्जिस्टेड। व्हाट्सएप से वो नंबर गायब था, ठीक है। और जब उसने उस सेव किया था नंबर, जब उसने उसके ऐप पे जाके उसने चेक किया, उस व्हाट्सएप पे गया तो उसने बोला इट इज इनवाइट टू व्हाट्सएप, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन व्हाट्सएप। फिर उसने जब
कॉल किया तो उस पर लिखा है कि ये नंबर स्थायी रूप से सेवा में नहीं है। और वो 5th फ्लोर एग्जिस्ट उनके हिसाब से करता ही नहीं था। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने छोड़ी है। वो फिर जो सामान निकाल पाए वो निकाल पाए, अकॉर्डिंग टू द जो उन्होंने भेजा वो निकाल पाए। वो पता नहीं कौन सा सामान उन्होंने निकाला, क्या हुआ, उसी दिन उसी वक्त वो और उसकी सिस्टर वहाँ से चले गए थे। खतरनाक। उन्होंने उसके बाद दिल्ली ही छोड़ दिया था, हाँ मतलब बैक टू MP। अगर ऐसा कोई होगा केस जहाँ पे इतनी क्लोज तरीके से आप एनकाउंटर करोगे कुछ, तो दिमाग में रह जाती हैं वो सब बातें। जो मेरा इंटरप्रिटेशन है इन सब चीज़ों को लेके, देर आर सर्टन एंटिटीज़ जो आपको हार्म करने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, राइट। अब फॉर्चुनेट बात ये थी कि शायद इन दोनों को वक्त से पहले पता लग गया, उस वक्त से जब ये दोनों हार्म हो सकते थे, इसलिए वहाँ से निकल पाए। अब इनको वो मकान में वैसा क्यों दिखता था, सबसे बड़ा सवाल ये आएगा। तो हमारा माइंड पे किस तरीके से कौन क्या कंट्रोल करे। जब वो रात को वहाँ आए थे, वो बंदा जो था उसने इनके साथ क्या किया, उसने इनके माइंड पे ऐसा क्या वो करा, साइन लेके क्या ऐसा किया। साइन ही क्यों नहीं लिया, अगर घर एग्जिस्ट नहीं करता तो साइन लेने की क्या मतलब था। मे बी दिस वाज द डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से उनको वो मकान वहाँ पे दिख रहा है। यू नेवर नो हाउ एंटिटीज वर्क, किस तरीके से इनका माइंड काम करता है, किस तरह से माइंड कंट्रोल करते हैं, किस तरह से क्या होता है, हमें नहीं पता। हो सकता है ये एक टेक्निक हो अपने इस तरह से बुलाने की, हार्म करने की, बिकॉज बहुत सारी कहानियां, बहुत इनविटेशन, हाँ इनविटेशन आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस इनविटेशन को। बिकॉज वो भी कई लेजेंड्स के हिसाब से भी है ना कि बहुत सारी एंटिटीज ऐसी हैं कि वो आपके घर में एंटर नहीं कर सकती अगर आप उनको इनवाइट ना करें तो, हाँ राइट। इसी तरह से बहुत सारी एंटिटीज ऐसी हो सकती हैं आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकती until unless you invite them to do it. करेक्ट। ऐसे हॉन्टेड हाउसेस की कहानियां, ऐसे हॉन्टेड घरों की कहानियां कितनी सारी हैं दुनिया में, सारी हैं। एक ना बड़ा ईरिली फनी, अच्छा ईरिली फनी एक किस्सा हमारे पास आया था गुजरात की एक फैमिली का। अच्छा ठीक है, और बड़ा मतलब मुझे थोड़ा सा फनी भी लगा और मुझे थोड़ा सा वो ईरी भी लगा कि भाई ऐसा कैसे कोई सोच सकता है। हुआ ये कि एक गुजरात की फैमिली जो है वो US में रहते थे, पूरी फैमिली, सारी की सारी फैमिली US में रहती है। और बहुत सालों बाद उनकी मान्यता है कि अच्छा, गुजरात में वो रहते हैं, द्वारका जो है गुजरात में, जहाँ बहुत बड़े मंदिर भी हैं और वहाँ लोग अपनी मन्नतें पूरी कराने भी जाते हैं। वहाँ उसके आसपास कहीं के रहने वाले हैं। और ये है कि हर 2 साल में ये लोग वहाँ, उन फैमिली के कुछ लोग आते हैं मंदिर और अपने जो पूजा होती है हर 2 साल में वहाँ करते हैं। और एक रिचुअल है फैमिली का कि करना है। इस साल ये डिसाइड हुआ कि भाई पूरी फैमिली आएगी, इंक्लूडिंग जो हेड ऑफ द फैमिली हैं उनकी मदर, अच्छा, जो इस वक्त 82-83 ईयर्स की हैं। वो भी उन्होंने बोला भाई मेरे को मरने से पहले अपने घर जाना है एक बार, और मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ एक बार, क्योंकि उसके बाद मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरी डेथ नज़दीक है। एवरीबडी लाइक दैट, थिंग्स लाइक दैट, राइट। उन्होंने बोला ठीक है, अम्मा को भी लेके चलेंगे। अब उनकी फैमिली में 2 बच्चे, एक है 15-16 साल का और एक है तकरीबन 9-10 साल का। दोनों US बॉर्न है, तो उनको गुजराती भी बहुत थोड़ी आती है और एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, राइट। और अपना हेडफोन लगा के टैब पे ऐसे बैठे रहते हैं, अपनी वो टिपिकल इंग्लिश अमेरिकन किड्स। बेसिकली हुआ कि सारी की सारी फैमिली जो है वो आएगी। तो डिसाइड हुआ कि 10 दिन का टूर बनेगा। गुजरात से आएंगे, गाड़ियाँ वहाँ पे वेट कर रही होंगी, गाड़ियों से वहाँ मंदिर जाएंगे, मंदिर के पास फिर जो होटल है वो लेंगे और पूजा वूजा करेंगे। उसके बाद दमन-दीव भी जाएंगे, दमन-दीव से वापस फिर अपने जो गाँव है वहाँ आएंगे, फिर वहाँ से वापस चलेंगे। ये पूरा प्लान था। एयरपोर्ट पे लैंड करे, गाड़ियाँ भी, जो ड्राइवर थे वो फेमिलियर थे। सो दिस फैमिली वाज अ रिच गुजराती फैमिली, जिनके पुश्तैनी लोग यहाँ रहा करते थे। आज भी इनके जो है दान वहाँ से आता है, तो गांव चल रहे हैं व्हाटएवर। तो ड्राइवर लेने पहुँचे हुए थे भाई सब, ड्राइवर 2 गाड़ियों में भर के पूरी फैमिली निकल पड़ी। पहले द्वारका गए, मंदिरों में गए, पूरे पूजा करी। उसके बाद जब वो दमन-दीव गए और दमन-दीव से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में अम्मा जी ने एकदम से ड्राइवर से बोला, ये मेरा गाँव, गुजराती में बोला कि यहाँ से अंदर कटेंगे, मेरा गांव आता है पुराना, जहाँ मैं पैदा हुई थी, और मेरा दोस्त वो सभी रहते हैं, मुझे यहाँ जाना है। तो अब वो कह रहा, अम्मा जी हाईवे पे कहाँ? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, मैं मर जाऊंगी नहीं तो उसके बाद मैं कब आऊँगी, मुझे जाना है। अब उस गाड़ी में ड्राइवर,
आगे बैठा है 15-16 साल वाला लड़का, पीछे बैठी हैं 2 औरतें, अम्मा जी और अम्मा जी की छोटी बहन, जो उनसे तकरीबन 10-11 साल छोटी हैं। ठीक है, इतना गैप हुआ करता था। और सबसे पीछे बैठा है, बड़ी वाली गाड़ी जो होती है, सबसे पीछे बैठा है वो छोटा वाला लड़का, टैब लेके ऐसे ही, जिसको दुनिया से परवाह नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ले जाएंगे चल लेंगे। अब वो तो जिद पड़ गई, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो ड्राइवर ने साइड में रोकी गाड़ी, आगे वाले को फ़ोन किया कि भैया ये तो अम्मा जी कह रही वहाँ जाना है। उसने भी गाड़ी रोकी, अंकल जो है वो उतर के आए, अरे अम्मा कहाँ जाओगी अब इसमें, अरे नहीं बेटा मेरे को जाना है, मुझे नहीं पता, तुम लोग आके जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। तो उनकी सिस्टर बोली, अच्छा सुनो मैं तो हूँ इनके साथ, एक काम करते हैं यही वाली गाड़ी ले जाते हैं, फिर इसी को लेके आएंगे, आप लोग पहुँचो होटल में, चेक इन करो, हम 3-4 घंटे में करके आते हैं। ड्राइवर ने बोला हाँ जी मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ कि ठीक है पूरी गाड़ी चले जाएगी, लेकिन जो 15-16 साल वाला लड़का था उसने बोला मैं नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊँ, मुझे अपने कजिन्स के साथ रहना है। वो उतर गया। पीछे वाले लड़के को बेचारे को मौका ही नहीं मिला क्यों कुछ बोल सके। उसकी अम्मा ने बोला कि यू हैव टू बी विद ग्रैंडमा बिकॉज यू आर द मैन ऑफ द हाउस नाउ एंड यू हैव टू टेक केयर। उसकी मर्जी पूछी नहीं गई और गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया गया गाँव की तरफ। अब दादी जो है धीरे धीरे उनका बचपना वापस आ रहा है, वहाँ के रास्ते देख के ड्राइवर को बता रही है वहाँ से ले चल, ये चल, वो ड्राइवर भी है खूब चलता चला रहा। फिर बहुत तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद एक बड़े से घर के सामने आके रोक दिया। दादी उतरी, दादी की सिस्टर उतरी और घर में से एक साहिबा और निकल के आई, तकरीबन दादी की ही एज की, और जो उनको देख के रोना हुआ है, वो बचपन की दोस्त मिल गई और भाई साहब गले मिल गए, तीनों औरतें गले मिलकर रो रही हैं जैसे बचपन वापस आ गया हो। व्हेन यू मीट योर फ्रेंड फॉर गॉड नोज आफ्टर हाउ मेनी डेकेड्स, यू हैव यू नो, तीनों का एकदम से बचपना वापस आ गया और मिल के रो रहे हैं, आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ। फिर वो बच्चे को बुलाया गया, आओ भाई ये हमारा पोता है, अरे बड़ा प्यारा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा है, उसको अंदर ले गए। घरों में, अच्छा गुजराती पुराने घरों का मैं आपको बता दूं, बड़ा सा दरवाज़ा होता था, ठीक है, आप दरवाज़ा खोलेंगे, अंदर एक वॉकिंग आयल होगा, उसके बाद छोटा सा आंगन होता है, आंगन के इधर इधर जो है बैठक और कमरे और वो सब, और बीच में एक झूला सा लगा होता है जिसमें लोग बैठते हैं। ये पुराना पुश्तैनी गुजराती गांव का घर। अंदर घुसे, बैठक में गए, बैठक में भी एक झूला लगा हुआ है, लड़का जाके झूले बैठ गया, झूलते पैड टैप कर रहा है, तीनों औरतें आपस में बातें करके रो भी रही हैं, हंसी भी रही हैं, व्हाटएवर, उसको सुनाई नहीं दे रहा। डिसाइड ये हुआ कि जो वो वहाँ की लोकल थी, उन्होंने बोला कि पूरा गांव जो है ना आपको देख कर बड़ा खुश हो जाएगा, चलो मैं सबसे मिलवा के लाती हूँ, थोड़ा ही टाइम लगेगा। तो वो तीनों औरतें उठी और बच्चे से बोला कि बेटा तू यहाँ रहे, ये चिप्स दे रहे हैं तुझे, खा लियो आराम से, हम 1-1.5 घंटे में मिल मिला के वापस आ रहे हैं। ठीक है, वो गए और उन लोगों ने कर दिया घर का जो दरवाज़ा था वो बाहर से लॉक, बाहर से लगा दी कुंडी मेन गेट पे, और तीनों गांव में निकल लिए। और वो इतना बड़ा घर, लड़का अकेला, बच्चा 9-10 साल का बैठा हुआ है, अपना कर रहा है, थोड़ी देर में भूख लगी, चिप्स खा लिए, फिर पैड पे अपना गेम वेम खेल रहा है, फिर लगी प्यास, पानी वो देखे नहीं गए, वो चारों तरफ ढूंढने लगा, कहीं फ्रिज मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, उसको कुछ नहीं मिला, बहुत देर तक घूमता रहा, फिर उसने किचन ढूंढा, किचन भी नहीं मिला। एक उसको कमरा सा दिखा जिसका दरवाज़ा था बंद, मैंने कहा यही होगा किचन। अच्छा, दरवाजे में आपको बता दूं कैसे हुआ करते थे, प्योर लकड़ी के दरवाजे जिसपे बड़ी सी चटकनी ऊपर और एक चेन वाली वो लगी होती थी, खींचने के लिए नहीं, वो ऐसे अटका दी, फिर वो खोल दी, उस तरह से जैसे आजकल दरवाजों में चेन लगती है वैसी वाली बड़ी वो थी। और दरवाज़ा भी कैसा, जिसमें एक दरवाजे पे 2 पार्टीशन रेक्टेंगल हो रखे थे और उसमें बीच में मोल्डिंग लगाते थे डिज़ाइन के लिए। तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला दरवाज़ा था, उसकी जो ऊपर वाली मोल्डिंग थी, मोल्डिंग के साइड में हल्का सा टूटा हुआ था, बहुत पुराना था, पपड़ी उखड़ रही थी, ठीक है, वो टूटा हुआ था। अब वो दरवाज़ा बंद था, उसने खोलने की कोशिश करी तो ऊपर से चढ़ के तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, वो बंद थी, ठीक है। अब उसने अंदर झांक के देखने की कोशिश करी क्या है, चारों तरफ ऐसे देख रहा था कि अचानक नज़र पड़ी कोई बैठा है अंदर, वो एकदम से हो गया। देखा, जब उसने दोबारा देखा, अमेरिकन किड क्यूरियोसिटी, ठीक है, दोबारा देखा तो एक आंटी सी बैठी है कोई काली साड़ी में, जिन्होंने सर तक ऐसे दुपट्टा ले रखा है। क्यूरियोसिटी और बढ़ी, तो उसने थोड़ी आंखें एडजस्ट करी, अंधेरे में हल्के हल्के अंधेरे, हल्की हल्की रोशनी में उसको नजर, अभी वक्त है
तकरीबन 5-6 बजे का शाम का, जिसमें अंधेरा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी टॉयलेट से आ गई है। वो उनको दिख रही है एक औरत, और फिर उसने जब गौर से देखा तो वो भी बहुत बूढ़ी औरत है, खाल बिल्कुल ऐसे लटक रही है। और एक चीज़ जब उसने देखी तो ही वॉज सो टेकन अबैक कि वो एकदम से पीछे वो हो गया डर के मारे। उसने देखा उनके फेस पे टैटूज हैं, ठीक है, फेस पूरा टैटूड है चीज़ों से, और पियर्सिंग वगैरह भी हो रखी है, सब कुछ है। तो एकदम से वो डर गया। जैसे ही वो पीछे आया, अंदर से बात आई, क्या होगा बेटा, पानी चाहिए तुझे, आना मेरे पास, आना, मैं देती हूँ पानी। अब उसके हाथ पैर कांपने लगे भाई साहब कि ये कौन है। और जब अब होता क्या है, आप डरते भी हो लेकिन आपको देखना भी है, तो एक बार और गया। अभी तक वो जो साहिबा थी वो सामने देख रही थी, उनका फेस बस इतना नजर आ रहा था उसको। फिर अचानक उन्होंने पलट के उसकी तरफ देखा। जब उन्होंने देखा उसकी तरफ, वो भाई साहब वहां से भागा चिल्लाता हुआ, हेल्प हेल्प हेल्प, इट्स समबडी देयर, हेल्प हेल्प। वो भागता रहा, किसी तरह वो खो सा गया था, किसी तरह वो मेन गेट पे पहुंचा। मेन गेट खोल रहा, वो है बाहर से बंद, 3 औरतें बाहर से बंद करके चली गई हैं। और उसको अभी भी आवाज आ रही है उन्हीं साहिबा की, ऐसे जैसे बिल्कुल पीछे हों उसके। जब आप आवाज से दूर जाते हैं तो थोड़ी दूर से आवाज आती है ना, उसको बिल्कुल पीछे कान के पास से आ रही है। आना बेटा, डर क्यों रहा है, मैं पानी देती हूँ ना, तेरी दादी तुझे पानी दे के नहीं गई, मैं देती हूँ, बस तू दरवाजा खोल दे, एक बार तो दरवाजा खोलना बेटा, बस तू दरवाजा खोल। ये बार बार उसके दिमाग में वो चिल्ला रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ड्राइवर साहब जो है गाड़ी में बैठे हैं, गाने वाने ऑन करके ऐसे लेट के, उनको पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से वो जब करता रहा, और करते करते वो 8-9 साल का बच्चा, 10 साल का, वो बेहोश हो गया उसके मारे। और आराम से तीनों औरतें 2 घंटे बाद घूम घाम के हंसती खुशती आई हैं। दरवाज़ा खोला है, लड़का नीचे पड़ा हुआ, ओए होए होए, भगदड़ मच गई। अरे बच्चा मेरा, अरे क्या हो गया। उसको उठाया, बैठक में ले गए, पानी वानी डाला, हाथ से पानी पिलाया। तो उसने दादी से लिपट गया, जैसे उसको होश आया दादी से लिपट गया। आई वांट गो, आई डोंट वांट बी हेयर। उसको हिंदी नहीं आती, गुजराती नहीं आती। अब दादी उसकी जितना समझ पा रही हैं, समझ रही हैं, ऑब्वियसली यूएस में रहती हैं तो थोड़ा समझ में आ ही जाता है। तो कहने लगे, देयर इज सम लेडी इन द किचन, देयर इज सम लेडी इन द किचन। अच्छा, जो साहिबा हैं उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोल रहा है, और मैं भी गाँव की उनको नहीं, तो उनको ट्रांसलेट करके बताया अम्मा ने कि तुम्हारे किचन में कोई औरत है। तो वो हंस पड़ी, अरे तुझे दिख गई क्या बेटा, अरे वो तो मेरी सास हैं, वो 10 साल पहले वो मर गई थी, उनका भूत कभी कभी आता है यहाँ पर। अम्मा जी ने बोला क्या मतलब, तो उन्होंने बोला हाँ, वो मेरी सास की आत्मा भटकती रहती है, वो कभी कभी आती है, हमने जो है पूजा वूजा करवा के उनको उसी कमरे में बंद कर रखा है, उस कमरे से बाहर नहीं निकलती वो। कि अगर निकल गई तो, कि हाँ एक बार हुआ था, निकली थी तो हमारा जो एक माली था उसको मार दिया था, वो मर गया था, पर वैसे अब वो बंद है। ये थोड़ा अजीब सा रिएक्शन था। और ये कहानी हमारे पास ना वॉइस नोट्स में आई थी, ठीक है, और जिन बच्चे के साथ हुआ है ना, इनके बड़े भाई ने भेजी थी, ठीक है, और वो जो उनके छोटे भाई इनके साथ हुआ है, वो आज तक ट्रॉमा में है। होंगे ये तो फनी तो बिल्कुल नहीं है अहमद ये कहानी, ठीक है, कह रहे थे फनी इन द सेंस इट्स फनी टू सी द रिएक्शन ऑफ द लेडी। और वो कह रही हाँ, वो चटकनी बस खोलना नहीं, कभी उनको खोलना नहीं, खुल गई तो थोड़ा वो ऐसा कर देती हैं, बवाल कर देती हैं। मतलब जिसने रहना सीख लिया उसके लिए नॉर्मल है। उन्होंने पूछा अम्मा ने कि तुम्हें डर नहीं लगता, कि नहीं अब क्या डर लगना, वो तो शुरू में लगता था डर, अब तो वो कभी भी आके पुकारते भी हैं तो मैं चुप करा देती हूँ, अरे चुप करो। मैं सुन रहा था ये, और मैं हंसूं कि नहीं हंसूं, इस पे क्या है मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन इनका रिएक्शन बड़ा फनी लगा मुझे कि भाई ये आत्मा के साथ रहना सीख चुके हैं। और उन्होंने क्या किया, फिर अम्मा जी ने बोला कि अब तो ये इस मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो इसका बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने बच्चे को लिया, उन्होंने बोला अब हो गया, नमस्ते, गाड़ी में बैठे, और पूरे रास्ते जो है बच्चा बेचारा रोता हुआ आया है, और दादी उसको कंसोल करती हुई आई हैं। जब वापस आके उसने पूरी कहानी सुनाई है, और दादी ने फिर अम्मा जी ने पूरी वो सुनाई है, तो सारी फैमिली शॉक में थी कि हाउ कैन समबडी बी सो कंफर्टेबल लिविंग विद एन आत्मा। बट ये अहमद ये सच्चाई है, ये बहुत सारे ऐसे हाँ लोग मैं जानता हूँ पर्सनली। एक दोस्त है मेरा पंजाब का,
उसका एक घर है पंजाब में, और जैसे कि कहा ना आपने थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, गांव में, डुप्लेक्स घर है, 2 फ्लोर वाला घर है, और वहां पे वो कह रहा है हमारी फैमिली में हमें एंसेस्टर्स दिखते हैं, हमारे हम बात करते हैं उनसे जो मर चुके हैं, वो बात करते हैं और ये कॉमन है। तो ये तो हम तो मानते हैं इसमें, मतलब उसके लिए जैसे वो बोल रहा था बहुत ही नेचुरल था, और हम है कि मुझे मतलब फनी नहीं लगता ये, मैं अम्यूज जरूर होता हूँ कि यार ये क्या, ये कैसे, मतलब ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते आप। तो सी फनी इन द सेंस इट्स नॉट द कॉमेडी वाला फनी, हाँ, इट्स फनी इन द सेंस इट्स अम्यूजिंग। हाँ। हाउ कैन समबडी बी सो कंफर्टेबल कि भाई मैं आत्मा हमारे घर में आती है, कमरे में बंद है, खोलना नहीं, बस बाकी काम अपना करते रहो। भाई मेरे को अगर ये पता लगे ना किसी घर में आत्मा है, तो मैं उसके आसपास भी मतलब भटकना ना पसंद करूं, ठीक है। लेकिन फ्रॉम दैट नोट दिव्य, पुरानी दिल्ली में ऐसे घर हैं। आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में भी हमने पुरानी दिल्ली वाले घरों की बात हम पुरानी दिल्ली पे जस्ट अभी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा। अच्छा। और फिर मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। ओके, ठीक है। लेकिन उस ऑडियो से पहले, मतलब एक ऑडियो आपको बताना है वो असली है या फेक है, रियल है या नहीं है, ठीक है। तो ताकि आप जब ऑडियो सुन रहे हो तो आपको कोई नॉइज ना आए बाहर की। ये OnePlus के नॉट बर्ड्स मैं चाहता हूँ आप पहन लो, नॉट बर्ड्स 4, और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इनमें, तो आपको कोई आवाज नहीं आएगी। ये पहनो, ब्यूटीफुल, आप इन्हें पहनिए, और क्यूट। मैं आपको एक ऑडियो प्ले करता हूँ। ओके, नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो गई होगी। क्या लगता है ये ओह माय गॉड रियल है या? एक तो ये बहुत डिफिकल्ट है बताना कि ये रियल है या नहीं, हाँ। लेकिन मुझे इस वक्त थिएटर एक्सपीरियंस ज़रूर आ गया आंखें बंद करके सुनने में। मुझे तो ये रियल लग रही है भाई। बिल्कुल आप सही हो, ये आवाज़ है बिल विल्किंस की, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी ना अभी कि आत्माएं घर में साथ में रहती हैं, राइट। तो इसका किस्सा बताता हूँ मैं। ये एक भूत की आवाज़ है, ओके। जो कि कह रहा है कि मैं कैसे मरा था और क्या कहाँ मैं मिला। आई विल बी। हाँ, तो अब ये किस्सा है 1977 का। पैगी नाम की एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई, और वहाँ पे शिफ्ट होते ही उसके साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स मतलब काफ़ी सारे होने लगे। कभी ड्रॉर खुल रही है, कभी सामान इधर से उधर हो रहा है। तो अब उसने बहुत सारे लोगों को बुलाना शुरू कर दिया घर पे। पहले पुलिस को बुलाया कि यार ये कुछ हो रहा है। पुलिस कांस्टेबल जो आए, उन्हें दिखा उनके सामने फर्नीचर शिफ्ट होता हुआ। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उनकी, है ना, पुलिस वाले की। उसके बाद जर्नलिस्ट आए, मीडिया आए, बहुत सारे लोग आए, मतलब 30 से ज़्यादा लोगों ने उस घर में चीज़ें इधर से उधर होते हुए देखा, आवाज़ें सुनी है, बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ें हुई हैं। ओके। फिर पेगी की बेटी थी 11 साल की, जेनी, ओके, सॉरी जेनेट 11 साल की उसकी बेटी थी। वो एक दिन अचानक से अजीबोगरीब मेल वॉइस में बात करने लगी, जेनेट। और अब पता चला कि इस घर में जो आत्मा है वो जेनेट के थ्रू बातें कर रही है। वो आत्मा थी बिल विल्किंस की, जो उस घर में पहले रहते थे। और उनकी जो मौत हुई थी वो अपनी आर्म चेयर में बैठे बैठे हुई थी, और उन्हें ब्रेन हैमरेज था। और वो यही इस वॉइस नोट में जो आपने अभी ये सुना, ये रिकॉर्डिंग, ये बच्ची के थ्रू बिल विल्किंस की आवाज है जो वो बता रहे हैं। और बिल विल्किंस के बेटे ने कंफर्म किया कि हाँ, मेरे फादर ऐसे ही मरे थे, उसी स्टेट में मरे थे। तो मतलब वो वहीं रहते थे, वहीं रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने किसी को हार्म नहीं किया। बस ये वाली चीजें होती थी, अपनी प्रेजेंस फील कराते थे। और उसके बाद पेगी की फैमिली वहां पे रहते रहे, और रिपोर्टर्स वहां पे आते रहे, मीडिया ने कवर करते रहे, ये सब चीजें चलती रही। तो बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग सा केस है, तो जो मुझे देखिए इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास भी केस ऐसा ही वो आया गुजरात का। और तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है। कुछ एंटिटीज, कुछ आत्मा ऐसी हैं जो शायद दे रिफ्यूज टू गो फ्रॉम वेयर दे वर। कुछ रूट्स ऐसी हैं या कुछ उनके कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि वो नहीं जा पाती।
और अब चलते हैं पुरानी दिल्ली पे। हाँ, अब इसी चीज़ से ना कि आत्माएं कई बार घर नहीं छोड़ती। तो आपको याद होगा हमने अपने पिछले एपिसोड में कैसे घर की बात करी थी, जिसमें से आवाज़ें आती हैं, जिसमें कई लोग आवाज़ें सुनते हैं और कहते हैं कि कोई एक साफ करने वाली आती हैं, वो सब। उस घर की कहीं ना कहीं बैक स्टोरी मेरे सामने है। जो बस महीने में एक बार ताला खुलता है, जिसका वही वाली। हाँ, एग्जैक्टली, जो महीने में एक बार खाना ताला खुलता है, कोई साहिबा आती है सफाई के लिए, वो कहाँ से आती हैं, कौन है, कुछ नहीं पता। उस घर की बैक स्टोरी सॉर्ट ऑफ मुझे पता लगी कि उस घर में एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, ये कहानी एज बैक एज 1950s की है। ठीक है, जब इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन चीज़ें सेटल होनी शुरू हुई थी 52 हम रिपब्लिक हुए थे 50 में, उसके बाद चीज़ें और बेहतर होनी शुरू हुई, डेवलपमेंट शुरू हुआ था, और इसी तरह से फैक्ट्रीज लोगों ने लगानी शुरू करी थी छोटी छोटी, क्योंकि रोज़गार तो चाहिए ही था और गवर्नमेंट भी चीज़ें कर रही थी। तो 54-55 के बीच की बात है ये। एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 2 बेटियां और हस्बैंड वाइफ थे, और उस वक्त उनके कारखाने थे 2। ठीक है, जिसमें उन्होंने जो मशीन पार्ट्स वगैरह उस वक्त बनने शुरू हुए थे वो बनाने शुरू किए थे। टाटा ने भी ऑब्वियसली बहुत सारे डेवलपमेंट वहाँ पे करने शुरू किए थे। तो किसी एक बड़े प्लेयर के लिए वो छोटे पार्ट्स कुछ बनाया करते थे। और उसी बीच इंडिया में लॉन्च हुआ था बजाज का पहला एक स्कूटर लॉन्च हुआ था, जो कि बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। तो अब ये फैमिली जो है, हालांकि पुरानी दिल्ली की फैमिली थी, ये पहले से भी इनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, जिसकी वजह से ये माइग्रेट इन्होंने नहीं किया। दे चोज टू स्टे इन इंडिया, एंड उसके बाद फिर उन्होंने अपना वही पैसा यूज़ करके कारखाना वाना बनाया और अच्छा खासा चलने लगा। अच्छा खासा मतलब ये पहली फैमिली थी पूरे इनके ख़ानदान में जिसने स्कूटर लिया था। अच्छा। अब होता क्या है कि जब आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो लोग आपसे जलने लगते हैं, और उसी दौरान बहुत ज़्यादा अपैरेंटली कहते हैं, और मैं अपने एंसेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि उस ज़माने में ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में ये कब्र वाला जादू और काला जादू और ये जिनों के कब्ज़े वाला जादू ये बहुत चलने लगा था। अचानक से एक ट्रेंड सा हो गया था। इसलिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने वाले लोग और करवाने वाले लोग दोनों की तादाद बढ़ रही थी। ठीक है, क्योंकि हर कोई इकोनॉमिक लेवल पे सेम नहीं था, कोई बहुत ऊपर था, कोई बहुत नीचे था, तो जलन हसद बहुत ज़्यादा लोगों में थी। उस चक्कर में लोग गलत रास्ते अपना रहे थे अपने आप को बढ़ाने के लिए और दूसरों को गिराने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, इनके जो हेड ऑफ द फैमिली थे, लेट्स फॉर द सेक ऑफ स्टोरी आई डोंट वांट टू नेम, जो मेरे पास आया था, उनको राशिद बोल देते हैं। राशिद साहब जो हैं, जब एक दिन अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तो इन्होंने देखा कि घर की दहलीज पे एक पुड़िया पड़ी हुई है, मतलब कागज़ की धागा लिपटा हुआ पुड़िया पड़ी हुई है। उन्होंने धागा खोला, पुड़िया खोली, तो उसमें कटे हुए नाखून, ठीक है, और साथ में एक पर्ची में लिखा है उनकी बड़ी बेटी का नाम। डर जाए ऐसे तो कोई भी। वो भी डर गए। ठीक है, अब वो थोड़े से परेशान हुए कि यार ये क्या मसला है। अब उस वक्त उनको ये ठीक नहीं लगा कि वो अपनी वाइफ को बताएं, क्योंकि ये और होता ना, परेशान हो जाएंगे। अब हुआ ये था कि उनकी बेटी की शादी की बात चल रही थी। बेटी हो गई थी, 19 के आसपास की हो गई थी बेटी। उस ज़माने में जल्दी शादियाँ का ट्रेंड था कि 19-20 की हो, लड़की की शादी करो। ठीक है, बल्कि 18 में भी हो जाया करती थी बहुत लड़कियों की शादी। तो आई थिंक 18-19 की थी, वो बेटी की शादी की बात चल रही। उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई बात कर दी तो मसला ना हो जाए। उन्होंने जो है फटाफट नाखून लेके जो है नाली में बहाए और उसको क्रश करके पेपर को, और उसको भी नाली में डाल दिया और वहाँ से चले गए और इग्नोर कर दिया। खैर कोई बात नहीं, कई दिन बीत गए, चीज़ें निकली। एक दिन फिर जब वो बाहर निकले हैं, उनका अच्छा लेम्बरेटा आपको याद होगा, बड़ा सा स्कूटर हुआ करता था, और बीच में जो पोर्शन है जहाँ पैर रखे जाते थे वो काफ़ी चौड़ा हुआ करता था, काइनेटिक टाइप। ठीक है, वहाँ उस पर एक और पुड़िया मिली। इस बार उस पुड़िया में थे कटे हुए बाल।
और फिर से एक पर्ची पे बड़ी बेटी का नाम। उन्होंने अब वो इग्नोर नहीं कर पाए। अब बेसिकली क्या था कि उनके कज़न भाई थे, उनके ताऊ जी के बेटे, जिन पे वो बड़ा रिलाय करते थे, सारी चीज़ें शेयर किया करते थे। और उनके कारखाने में, हालांकि वो बड़े थे, बट इनके कारखाने में वो काम किया करते थे। हालांकि इन्होंने कभी डिफरेंस नहीं किया। उन्होंने सोचा कि भाई उनकी भी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी, जॉब कर लें। तो हमेशा अपने भाई की तरह साथ में बैठ के खाना, पार्टनर की तरह ट्रीट किया। हालांकि पार्टनर थे नहीं, बट अच्छा खासा पैसा उनको दे रखे थे। उनसे मिले, मस्जिद में नमाज पढ़ते ही थे सारे के सारे, उनसे मिले और उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। कहने भाई तुम एक काम करो, मैं जो हमारे मौलवी साहब हैं मैं उनसे बात करता हूँ, तुम एक काम करो, घर पे ना थोड़ा सा दम वम करवा लो। दम मतलब हवन टाइप? नहीं, हाँ, हवन जो होता है वो पूजा होती है, दम पढ़ के ऐसे फूंका जाता है। अच्छा, दुआओं को या उसको पढ़ के, प्रेयर्स हैं बेसिकली, प्रेयर्स करके क्लेंस करा लो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मौलाना साहब से बात करी, एक दिन सबको बुलाया गया मौलाना साहब को, और घर में ये बताया गया भाई रेगुलर वाला है, करा रहे हैं। तो मौलाना साहब के साथ 2-3 और आए, उन्होंने कुरान की कुछ आयतें वगैरह पढ़ी और पूरे घर पे उन्होंने किया। कोई बात चलिए, और वो थोड़ा संतुष्ट हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ हफ्ते बाद सारी फैमिली पिकनिक मनाने जा रही थी। अब उन दिनों क्या होता था, इंडिया गेट है, उसके पास कोई पार्क हुआ करता था जहाँ पर अपेरेंटली फैमिलीज पिकनिक मनाने जाया करती थी। तो ये जो है वो अपना जो जूट की बास्केट होती है, पहले ज़माने में जूट की बास्केट चला करती थी, उसमें अपना सामान वामान भर के, और औरतें और बच्चे जो हैं वो जाने की तैयारी। पूरी फैमिली बाहर निकली है, पैर एकदम से राशिद का किसी चीज़ पे पड़ा जो कि बिल्कुल दहलीज पे रखी हुई थी बाहर। वो एक थैली सी थी, उस पर पड़ा है पैर, और उसमें सामान एकदम से बाहर निकला। उसमें था ह्यूमन फीसेस और कुछ किसी जानवर के कटे हुए उंगली या कुछ इस तरह की चीज़ें थी। वो पैर पड़ा और पिचक के एकदम से बाहर आ गई। सारी फैमिली एकदम हो गई, और उनकी जो वाइफ थी आमना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उनको एकदम से लग गया कि ये नॉर्मल नहीं है। हाँ। कोई थैली में यहाँ क्यों रखेगा। और हमारे यहाँ भी मतलब सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि अगर आपकी दहलीज पे आपकी ह्यूमन फीसिस मिल रही है या किसी भी तरह की फीसिस मिल रही है, उसको आप इग्नोर नहीं करें। अच्छा, खास तौर से जब आपके पास पेट्स ना हो। अब जब पूरी फैमिली ने देखा ये, तो सारी की सारी फैमिली, ऑब्वियसली वो पिकनिक विकनिक जाना तो कैंसिल ही हो गया, वापस अंदर गए। और फिर इस वक्त राशिद साहब ने अपनी वाइफ को सारा वो बताया कि उनको क्या क्या मिल चुका है। तो उनकी वाइफ ने बोला कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, अब तुम्हें कटे हुए बाल भी मिले हैं, नाखून भी मिले हैं, ये सब चीज़ें वो हैं जिन पर काला जादू हो सकता है। तो कोई या तो करवाने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी करवा चुका है, क्या है। तो ये इससे बचने के लिए तो किसी आलिम को बुलाना ही पड़ेगा। अब आलिम वो लोग होते हैं जिनको कुरान की वो डीप नॉलेज होती है, जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह का डीमन कर सकता है और उसका इलाज क्या है। तो तांत्रिक और आलिम में क्या फर्क है या सेम सिमिलर है? तांत्रिक और आलिम में फ़र्क ये है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो द रियल, बट मेरे हिसाब से फ़र्क ये है, आलिम जो है वो कोई स्पेसिफिक नमाज या इस तरह की चीज़ नहीं करता। आलिम जो है सिर्फ कुरान का सहारा लेके उनका इलाज करने की कोशिश करता है। अच्छा, जो लोग मुस्लिम भी हैं और जैसे झाड़ फूंक करने वाले जो जिनको बोल सकते हैं उतारा करने वाले, वो सिर्फ कुरान की आयतें पढ़ के वो नहीं करते, वो लोग कुछ मेथड्स भी अपनाते हैं। जैसे एक कोयले के उसमें किसी तरह के पत्ते जला के उसका धुआं जो है पूरे में करना, या किसी पानी में पड़ के फूंक के और उसको उसमें पत्तियां डाल के एक तरह की और उसको फिर पिलाना और वो करना, वो होते हैं आलिम। और उसमें ये फ़र्क होता है, आलिम जो है सिर्फ दुआएं पढ़ता है। अच्छा, ठीक है। और वो स्पेसिफिकली, अब जैसे कई आलिम होते हैं जिनको कुरान की वो डीप नॉलेज है जो मतलब ट्रांसलेशन से लेकर और डीप मीनिंग से लेकर और मेटाफोरिकल सब पढ़ सकते हैं, वो वाले। तो उन्होंने आलिम को बुलाया साहब। अब आलिम ने जो है वो पूरी बातें सुनी और उन्होंने बोला कि भाई कोई ना कोई तो कोशिश कर रहा है आप पे कराने की, तो मुझे जो इलाज पता है मैं वो बता देता हूँ आपको। उन्होंने कुछ आयतें दी कि आप सारे घर वालों को ये पढ़नी है, बाकी मैं पढ़ के कर देता हूँ। उन्होंने वो कर दिया। अब आप ऐसी चीज़ करा लेते हो, अब जैसे किसी ने हवन करा लिया अपने घर में, या पूजा करा ली, या सत्यनारायण का पाठ करा लिया, या कुरान खानी करा ली, या आलिम को बुला लिया, तो माइंड एक थोड़ा सुकून में आया था कि हर इलाज हो गया। उनका भी माइंड सुकून में आ गया। शादी की तैयारियां होने लगी, शादी फिक्स हो चुकी थी, एंगेजमेंट का दिन आ गया था। एंगेजमेंट से
एक दिन पहले उनकी बेटी किचन में खाना बना रही थी, कुछ कुक कर रही थी, सिलेंडर फट गया। बड़ी बेटी जिसका नाम पुड़िया में निकला था, सिलेंडर फट गया एंड शी वॉज मोर देन 50% बर्न्ड इन दैट। उसको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल। उस वक्त जो हॉस्पिटल था, ऑब्वियसली उस वक्त इलाज उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का आज है। तो बर्न विक्टिम का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हालांकि वो उस बच्ची ने जान नहीं दी उस वक्त, उसको वो मरी नहीं, लेकिन वो बहुत बर्न थी। तो उसको हॉस्पिटल में रखा गया। अब क्योंकि वो हॉस्पिटल में पहुंच गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका इलाज भी कराना है। उसका इलाज चलने लगा। इधर राशिद साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं इन सब को अपनी गलती मानने लगे कि अगर मैं पहले इलाज करा लेता, पहले बता देता, नाखून नहीं बहाता, बालों को इग्नोर नहीं करता, तो ये सब नहीं होता। उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी। ही स्टार्टेड गोइंग इनटू अ डीप डिप्रेशन। और वो खामोश रहने लगे। कारखाने भी नहीं जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, घर आ जाते थे। और इधर हॉस्पिटल का खर्चा करने के लिए अब कारखाने कौन हैंडल करने लगा? उनके जो कज़न भाई थे। वो पैसा जो भी आता था वहाँ से आने लगा, लेकिन पैसा कम हो गया, है ना। उधर पैसा कम हुआ, इधर खर्चा ज़्यादा बढ़ा, तो धीरे धीरे वो हालत हो गई कि एक कारखाना बेचना पड़ गया। और वो ऑब्वियसली इतना बर्न था, ये तो है नहीं कि 2-3 हफ्ते में आ जाएगी घर। उसको तकरीबन 1.5 महीना हॉस्पिटल में हो चुका था। अचानक से एक दिन राशिद साहब को बैठे बैठे ब्रेन हैमरेज का अटैक हो गया। सीजर आया और ही वेंट इनटू कोमा बिकॉज ऑफ क्लॉट इन द ब्लड प्रोबेबली, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि उनको स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ है। अब जो इंसान अपनी बड़ी बच्ची को इस हालत में देख रहा हो और उसको कहीं ना कहीं वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा हो, तो उसकी मेंटल हालत हम समझ नहीं सकते कि क्या सदमा पहुंचा है उसे। उसी हॉस्पिटल में उनको भी एडमिट कर दिया गया। अब बस आमना साहिबा, उनकी छोटी बेटी, वो घर संभालने लगे। और कारखाना एक था, वो कैसे तैसे जैसे तैसे जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो चल रहा था। जो जितने एसेट थे, स्कूटर बेचना पड़ा और उन्होंने अपने जेवर तक जो है गिरवी रख दिए, वो सब कर दिया पैसों के लिए, क्योंकि इलाज सबसे बड़ी चीज़ थी। हुआ ये कि अब इस दौरान क्या होता है कि जब आप ऐसी हालत में हो तो पड़ोसी, और उस वक्त तो पड़ोसी ऐसे हुआ करते थे कि भाई बिल्कुल दीवार मिली हुई है, तो भाई बहनों से ज़्यादा बढ़ के हैं, रिश्तेदारों से ज़्यादा बढ़ के हैं। तो कोई कभी दोपहर का खाना भेज रहा है, कभी कोई रात का खाना भेज रहा है, कभी कोई बिस्तर भेज रहा है, कभी कोई आके ख्याल रख लेता है। इस तरह से वो चल रहा था, क्योंकि उनके घर में तो हालत ऐसी थी नहीं किसी के भाई साहब का खाना बना सकें, ठीक है। सारा दिन हॉस्पिटल में लगता था। इस बीच जो कज़न भाई थे उनकी वाइफ भी रोज़ आने लगी, खाना लेके, कभी कोई चीज़ लेके, कभी कोई चीज़ लेके, बच्ची को संभालने के लिए, उनको संभालने के लिए। अब आज के ज़माने में मेड्स जो होती हैं वो ज़रा सा पैसा कोई ज़्यादा देता है तो वो छोड़ के चले जाए। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जनरेशन जो है, एक फैमिली आप दूसरी फैमिली की खिदमत करती रहती थी। तो जो इनकी मेड थी वो उनकी मदर भी इनके ख़ानदान में ही से मतलब रही थी हमेशा, तो वो रहती थी, सुबह का सफाई वही करती थी। एक दिन सुबह को देखा कि वो जो कज़न भाई की वाइफ हैं वो नाश्ता लेके आई हैं सुबह और साथ में उनके काला थैला है। अच्छा, ठीक है, खैर वो इग्नोर हो गई साहब, बात कोई बात नहीं, आती रहती हैं, हो गया। जब वो मेड सफाई कर रही थी अगले दिन, उसको उनकी छोटी बेटी के बेड के नीचे से वो काला थैला मिला। जब उसने काला थैला खोला और अपनी मालकिन को, आमना को दिखाया, तो उसमें उनकी छोटी बेटी का, जो उस वक्त 11 साल की हो चुकी थी, यूज्ड सैनिटरी पैड था जिस पे ब्लड लगा हुआ था, यानी कि डीएनए, यानी कि काला जादू का एक और तरीका। अब ये देखकर तो भाई साहब किसी के पर खच्चे उड़ जाएंगे। और उसी पोटली में इनकी छोटी बेटी का नाम पर्ची पे लिखा हुआ था। बाप रे। अब उन्होंने कहा ये किसी आलिम के बस की नहीं है, अब ये तो बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अब सबसे पूछताछ करने लगे कि कोई बताओ। किसी ने बताया आज का जो प्रॉबेबली मानेसर है, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली के बाहर
कोई साहब हैं, वहाँ जाना पड़ेगा आपको, वहाँ कोई बड़ी मस्जिद है और उसके बगल में एक मदरसा है, मदरसे में वो रहते हैं और वो किसी से मिलते मिलाते नहीं हैं, सिर्फ जिनको जेन्युइनली ज़रूरत होती है और उनको पता लग जाता है तभी वो मिलते हैं। आप कितनी रिक्वेस्ट भेज दो उनके पास नहीं मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं जैसे आपने कहा कज़न की वाइफ ने वो पोटली रखी, तो वहाँ पे फिर पूछा पाछी लड़ाई नहीं हुई? आते हैं उसी पे आते हैं, अभी उस पे आते हैं। तो अब होता क्या है कि उस वक्त मेड के जहन में कुछ नहीं आया, बस एक काली थैली मिली, क्योंकि जब आप कोई चीज़ ऐसे देख के छोड़ देते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड तो कैच कर लेता है, लेकिन समटाइम्स सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में नहीं आ पाता अनटिल कोई एक चीज़ ट्रिगर करे उस चीज़ को। तो मेड ने अभी तक बताया नहीं? मेड ने अभी तक बताया ही नहीं। हाँ ठीक है, अब भाई पता लगा कि वहाँ रहते हैं और किसी तरह से वो जाना पड़ेगा। इन्होंने अपने पैसे वैसे लगा के पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करके किसी करके कोई एक टैक्सी बुक कराई गई कि वहाँ जाएंगे। और बेटी छोटी, आमना और मेड तीनों वहाँ पे पहुँचे। बड़ी मुश्किल से जो है अंदर घुसने का मौका मिला, क्योंकि बहुत लोगों को पता होता है कि ऐसा आलिम है तो वो आने की कोशिश करते हैं, वो मिलते नहीं। अचानक से अंदर से एक साहब आए, उन्होंने सिर्फ इनके ऊपर कहा कि आपको बुला रहे हैं। उनको शायद पता लग गया कि इनको ज़रूरत है, ठीक है, और ये एकदम से वो हो गई कि अच्छा ये खुशी की बात और गम की बात दोनों है कि अगर उनको पता है कि आपको ज़रूरत है इसका मतलब आप मुसीबत में हैं। ठीक है, तो अब वो अंदर गई, वो अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, बच्चे को बुलाया, बच्चे के सर पे हाथ रखा, कुछ पढ़ा, फिर आमना को बुलाया, उनके हाथ पे सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ा, और उन्होंने वहीं बैठे बैठे उनकी फैमिली हिस्ट्री बता दी कि आपके वो वहाँ पे एडमिट हैं, ये है वो है। उन्होंने बोला कि आप पे असर हो चुका है पूरी फैमिली पर, ख़ास तौर से आपके घर पर। अब घर पर कैसे? तो उन्होंने फिर मेड ने वो चीज़ निकाल के दिखाई कि ये मिला था हमें, वो अपने साथ ले आई थी। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला जिसने भी ये रखा है उसी ने कराया है और आपका कोई बहुत अपना ही है जिसने कराया है। तो एकदम से उससे मेड से पूछा किसने, तो वो याद करने लगी, तब एकदम से याद आया कि ये ऐसी थैली हमने उनके हाथ में देखी थी, कि अगर उन्होंने वो उनके हाथ में थैली आपने देखी थी तो इसका मतलब उन्होंने ही कराया है ये। अब उन्होंने फिर पूछा कि क्यों, किस लिए, वो क्यों कराएंगी। फिर एकदम से इनको ध्यान आया आमना को कि ये जो घर जिसमें रह रहे हैं ये, अब क्योंकि वो उनके ताया जी के बेटे हैं, ठीक है, यानी कि इनके राशिद साहब के फादर और उनके फादर भाई थे और उनके एक अब्बा थे, है ना। तो उनके दादाजी ने ये मकान राशिद साहब के नाम कर दिया था, जबकि वो चाहते थे कि उनके नाम हो। ठीक है, और जब से वो इस घर में आए थे, इनकी बिजनेस में फ्लरिश हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो उनका ये था कि भाई इस घर में कुछ लक है सो कॉल्ड, और ये जो है ये फ्लरिश इसलिए हो रहा है क्योंकि इस घर इसको दे दिया और ये हमारी मिल्कियत थी, मुझे मिलनी चाहिए थी, ये उसको मिल गई है। तो इस वजह से उन्होंने उनके ऊपर वो कराया। उन्होंने बोला कि आपको मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ। उन्होंने एक बेरी के किसी चीज़ के पत्ते दिए, उन्होंने बोला इसको आप हल्का सा जलाएंगी, जब ये बिल्कुल राख से हो जाएंगे, इनकी राख जो है आप पानी में मिलाएंगी, उस पानी से आप भी नहाएंगी और अपनी बेटी को भी नहलाएंगी, और बिना जलाए जो पत्ते हैं इनको आप अपने पीने के पानी में डालिए ओवरनाइट, और इनको जो पानी बचेगा वो अपने हस्बैंड को वहाँ जाके पिलाने की कोशिश करिए, और अपनी बेटी को भी, और उनके बॉडी पे रब करिए, और अब खुद भी पीजिए, अपनी छोटी बेटी को पिलाइए। और जो कुछ उन्हें भी कुछ दुआएं दी, वो सब दिया कि ये लगातार पढ़नी है आपको, दिन में कम से कम 5 बार, 5 वक्त की नमाज के बाद, ठीक है। तो आपको अगर 10 मिनट की नमाज है तो आधा घंटा तो ये करना है आपको। उसके बाद वो उन्होंने करना शुरू किया, और उन्होंने एक बात बोली कि आप जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दीजिए। अच्छा, बोल दिया कि घर छोड़ दो। अब मैं आपको बताऊं कि वो मेड का मैंने आपको क्यों बताया था, क्योंकि वो जो फैमिली थी उनको हायर किया था उनके दादाजी ने, कि भाई उस टाइम से उन्होंने एक बच्चा पाला था, उसकी फैमिली को उन्होंने जो है ये काम दिया था कि हम आपको रखेंगे भी, खाना वाना देंगे, पैसा भी देंगे, और आपको सफाई करनी है। कहते ये हैं कि आज भी उसी फैमिली के डिसेंडेंट हैं जो सफाई करने आते हैं, महीने में जो एक बार आते हैं। महीने में एक बार जो आते हैं।
और लेकिन वो घर अब खाली पड़ा है वो क्योंकि घर उस वक्त से खाली पड़ा है। ये हुआ कि उन्होंने घर छोड़ा तो सुनने में ये आता है कि उनके जो कज़न भाई थे वो शिफ्ट हुए, लेकिन उनकी 2 महीने के अंदर ही मौत हो गई थी। तो घर ही अशुभ हो गया वो पूरा ही हो गया। तो इसीलिए क्योंकि जितना मैं इन सब चीज़ों में पढ़ा हूँ, जितना मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है या सुना है या महसूस किया है, जो लोग करवाने की कोशिश करते हैं ना, कभी कभी उन पे उल्टा भी होता है, हो जाता है। तो वो तो फैमिली वहाँ से निकल गई, वो कहाँ हैं कहाँ गए नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि जो मेड जो सफाई करने आती हैं वो भी आज भी उसी फैमिली के डिसेंडेंट्स में से हैं जो फैमिली उस वक्त हायर की गई थी घर की सफाई करने के लिए। अहमद, अब जब हम इतने सारे हॉन्टेड घरों की बात कर रहे हैं, भूत बंगलों की बात कर रहे हैं, हमने वहीं से शुरू किया, नोएडा के घर से लेके पुरानी दिल्ली के घर, तो ऐसे और दिल्ली के कोई घर आपको पता है जो हॉन्टेड हैं, या कोई ऐसी कहानी आपके पास आई हो? हाँ, कहानी ज़रूर आई थी। अब उस जगह पे क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि भूत भी बेचारा सोचता हुआ कहाँ रहे। हाँ। लेकिन ये कहानी हमारे पास आई थी साउथ दिल्ली सीआर पार्क की। ओके। एक घर वहाँ पर है, पॉकेट मैं नहीं बताऊँगा, नहीं तो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। उस पॉकेट में किसी एक बिल्डिंग के बेसमेंट में ये छोटा सा एक जगह थी जिसको एक लिवेबल स्पेस में कन्वर्ट करके मालिक जो है किराए पे दिया करते थे। स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप बना दिया, अपार्टमेंट टाइप, जिसमें छोटी किचनेट है, एक रूम है, एक बड़ा सा हॉल है टाइप, उसी में सब कुछ हो रहा है। और उसमें से ही एक सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही थी फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि बंद कर रखी थी। हाँ। ताकि ना कोई ऊपर से प्राइवेसी सोकॉल्ड। ये एक लड़की की कहानी है, और भेजी हमें उस लड़की ने ही है आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड। बेसिकली क्या हुआ कि शी मेट अ गाय ऑन अ डेटिंग ऐप, ठीक है। वो डेटिंग ऐप पे मिले और बातें होनी शुरू हुई। आई थिंक कुछ हफ्ता 10 दिन उनकी ऐप पे बात हुई, उसके बाद व्हाट्सएप पे चैट्स हुई, कॉल हुई, और फिर मिलने का फैसला किया। मिले, कॉफ़ी पे मिले, दोनों की वाइब बहुत अच्छे से मैच हो गई, बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करने लगे, और तकरीबन 1-1.5 महीना उनको डेटिंग करते हुए हो गया, जिसमें वो मूवीज़ भी जाते थे। और अभी तक क्या हुआ था कि लड़की पीजी में रहती थी, तो ये लोग लड़के घर ज़्यादा जाते थे। इफ़ शी हैज़ टू स्टे विद हिम या उसके साथ टाइम बिताना है तो वो लड़के के घर जाया करती, जो एक फ्लैट में रहता था। आई थिंक कहीं गोविंदपुरी के आसपास कहीं रहा करता था वो, तो वो जाते थे। अब फिर ये हुआ कि यार इतना वक्त हो गया है, बहुत अच्छे से एक दूसरे से साथ जेल हो रहे हैं, बहुत अच्छी एक केमिस्ट्री बन गई है, तो वाई डोंट वी स्टार्ट लिविंग टुगेदर। ठीक है, लड़के ने ही बोला, सरप्राइजिंग लड़की मान गई कि यार इट इज़ अ गुड आइडिया, हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे और व्हाटएवर। तो लड़की ने फिर फ्लैट ढूंढना शुरू किया, बजट में कि दोनों शेयर करेंगे तो कितना बजट है, क्या है, वो सब ढूंढना शुरू किया, और फिर ये फ्लैट उनको मिला। ये फ्लैट अकॉर्डिंग टू द पर्सन जिन्होंने फैसिलिटेट करवाया, कोई ब्रोकर नहीं थे, किसी के थ्रू बात मिली, एक लड़की ने दूसरी लड़की को बताया एंड ऑल दैट, इस तरह से नेटवर्क में। तो जिन्होंने दिखाया है फ्लैट, जब ये देखने गए दोनों, तो उन्होंने बताया कि ये फ्लैट पिछले 8 साल से बंद पड़ा है, क्योंकि ऊपर एक आंटी रहा करती थी जिनका ये फ्लैट है, और आंटी की एक बेटी हैं जो यूएस में सेटल्ड हैं। आंटी के हस्बैंड की बहुत पहले डेथ हो गई थी, आंटी की 8 साल पहले, कुछ 6 साल पहले डेथ हुई है। उसके बाद से ये फ्लैट बंद पड़ा है। उनकी जो बेटी यूएस में रहती हैं, उन्होंने अभी तक किसी को किराए पे दिया नहीं, तो ये बंद ही पड़ा है। और बाकी जो माले पे रहते हैं वो, उन्होंने आंटी से वो मकान ख़रीद लिए थे, तो बाकी मकान, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी रह गई है उनकी पूरी बिल्डिंग में, वरना तो पहले पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ठीक है, अब उन्होंने बेसमेंट में गए, देखा, बेसमेंट बड़ी अच्छी लगी, कोजी सी, एक किचनेट, एक बड़ा सा बीच में हॉल और एक रूम। तो लड़की तो वहाँ जाके डिसाइड करने लगी कि भाई कहाँ पे क्या रखेंगे, क्या होगा, किचन में ऐसे करेंगे। किचन में एक खिड़की खुलती थी जो रोड पे खुला, अब क्योंकि बेसमेंट है तो वो जो ऊपर है वो रोड, इस लेवल पर रोड है, तो वो रोड पे खुलती थी। और एक छोटी सी खिड़की थी वेंटिलेशन के लिए बेडरूम में, बाकी पूरा घर बिल्कुल बंद था। सनलाइट के नाम पर थोड़ा बहुत कुछ आ जाता था, अदरवाइज सनलाइट नहीं थी, बट उसको बड़ा पसंद आया, कोजी सा। लड़का थोड़ा सा वो हो कि यार ऊपर वाले फ्लोर्स पे क्यों नहीं देखते हम, और
उन्होंने बोला नहीं, इट फील्स वेरी कोजी, इट फील्स वेरी नाइस एंड ये वो क्यूट सा है, बड़ा क्यूट क्यूट सा है, मैं यहाँ पे लगाऊंगी, मैं वहाँ पे लूंगी। उस दिन लड़की के मुंह से निकला कि मैं अपनी पेंटिंग लगाऊंगी। हाँ अब इनको डेट करते हुए महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हुए थे। हाँ लड़के को भी बहुत सारी चीज़ें भी पता नहीं थी। तो उसने कहा पेंटिंग, मैंने कहा हाँ मैं पेंटिंग करती हूँ। हाँ उसने कहा अच्छा तुमने बताया नहीं, कि तुमने कभी पूछा नहीं, हाँ कभी बात निकल के नहीं आई। अच्छा तो ठीक है, फिर पेंटिंग सिखाना मुझे, कि हाँ अब तो साथ रहेंगे तो देखना। हाँ एंड आई लव टू पेंट एंड आई थिंक आई एम वेरी गुड। इवेंचुअली मेरा आइडिया यही है कि मैं आर्टिस्ट बनूँ और मेरी एग्जीबिशन हो। यार वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। खैर साहब, वो फिर फ्लैट फाइनल कर दिया गया, सफाइयाँ हुई, उन्होंने सफाई कराई वगैरह वगैरह सब हुआ, और शिफ्टिंग का दिन आ गया। शिफ्टिंग कर रहे थे, वो अपनी पेंटिंग्स भी लेके आई थी, सब कुछ था, लड़का का ऑफिस भी था, वो भी चीज़ें थी। तो खैर वो जब तक वो ऑफिस से वापस आया, उसने अपनी कुछ चीज़ें सेटल कर ली थी, जैसे कुछ पेंटिंग लगा ली, कुछ किचन सेट कर लिया, कुछ रूम में सेट कर लिया वगैरह वगैरह, वो सब कर लिया। अब जब वो आया और उसने पेंटिंग्स देखी, वो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि पेंटिंग बहुत ख़राब थी, बहुत मतलब एमेच्योर से भी नीचे थी। और उसने जिस तरीके से बताया था लड़की ने, उसको लगा यार पेंटिंग अच्छी होंगी, एटलीस्ट इस लेवल की होंगी कि वो इम्प्रूवमेंट होगा तो आर्टिस्ट बन जाएगी। बट वो उसको देख के लग रहा था इससे बेहतर मैं बना लूँ, मेरे आर्ट्स में, मैं आर्ट्स में फेल हुआ था। तो अब वो लड़की ने आई, वो क्रीड किया लड़की ने, देखो मैंने सजा लिया, देख रहे हो मेरी पेंटिंग कितनी अच्छी है। अब उस वक्त तो उस वक्त तो कुछ बोल नहीं पाया, चुप सा हो गया। खैर वो वहाँ रहने लगे। अब जब लड़का नहीं होता था, तब लड़की को, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सीढ़ियाँ से जा रही थी और ऊपर से बंद था। अपेरेंटली जो ग्राउंड फ्लोर था वो भी बंद था, क्योंकि वहीं आंटी रहा करती थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये बिके हुए थे, अलग फैमिली रहती थी। तो लड़की को दिन में कभी कभी ऊपर से कुछ आवाज़ें आती थी, ग्राउंड फ्लोर से, जैसे लोग हैं, कोई चल रहा है, कोई आया है, कोई चीज़ रखी गई है, बर्तन खड़क रहे हैं, उस तरह की आवाज़ आई थी। उसको लगता था कि लोग होंगे। उन्होंने पूछा भी नहीं कि लोग हैं, और किसी ने बताया भी नहीं। अब जब बेसमेंट की एंट्री वाज सेपरेट, जो मेन बिल्डिंग की एंट्री थी वो गली के दूसरे एंड से थी, तो इनका आना जाना इधर से निकले, इधर से गए। दे नेवर सॉ कि यहाँ से कोई एंट्री है जिसमें ऊपर जाना है या क्या है, कुछ पता ही नहीं था। तो इनको पता ही नहीं कि ऊपर लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो लड़की को दिन में आवाज़ें आने लगी। तो पहले तो उसने इग्नोर किया कि हाँ ठीक है लोग होंगे। फिर एक दिन जो वो बाहर निकली और लोगों से मिला, कुछ खरीद रही थी, अच्छा हैव यू गाइस शिफ्टेड, हाँ हमने यहाँ शिफ्ट किया है। तो फर्स्ट फ्लोर पे मतलब पूरी बिल्डिंग में ही लोग हैं। तो बोला नहीं, पूरी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में आंटी जहाँ रहती थी वहाँ कोई नहीं है, तो उसके लिए भी लोग देख रहे हैं, अगर आपकी बात हो उनसे तो बताइएगा। मेरी एक किसी ने बोला कि मैं अपने किसी को रखवाना चाहती हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं। तब उसको एकदम से आया ना कि फर्स्ट फ्लोर पे अगर कोई नहीं है तो हमारे उस पर आवाज़ें कैसे आती हैं। थोड़ी सी ठनकी, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है किसी वजह से आ रही हूँ। अब वो लड़की जो है वो एक वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब किया करती थी, लड़का बाहर जाता था, तो ज़्यादातर वो घर पे रहती थी और बीच बीच में वो अपनी पेंटिंग पे काम किया करती थी, ठीक है। और वो उनके पास ना एक, तो उन्होंने क्या किया था, हॉल में एल्युमिनियम का एक पार्टीशन करा के उसमें उसका एक छोटा सा उसने अपना स्टूडियो बनाने लगा, ठीक है, कि वो बड़ी टेबल और वो टी स्टैंड और कलर्स एंड यू नो और दोज थिंग्स वो रख ली थी। जब भी वो उस कमरे में होती थी ना, उसको ऊपर से ज़्यादा आवाज़ें आती थी। अच्छा। और उसको ना हेडफोन लगाने पड़ते थे, इग्नोर कर लें, ताकि वो अपने आर्ट पे कंसंट्रेट कर सके। अच्छा, इतनी आवाज़ें आती थी? इतनी आवाज़ें आती थी। और ये बहुत बढ़ गया। लड़के को एक दिन बताया उसने, अब लड़का शायद किसी गलत मूड में था, ऑफिस में क्या हुआ था, तुम ऐसे ही करती रहती हो। वो थोड़ा सा वहाँ पर उनकी अनबन हो गई, आउट ऑफ नो वे जैसे हो जाती है। और उस अनबन में लड़के के मुंह से निकल गया, यू थिंक यू आर एन आर्टिस्ट, द पेंटिंग्स आर बुलशिट, है ना, उसके मुंह से निकल गया। ओह, शी टुक ऑफेंस। लड़ाई हो गई बहुत तगड़ी। और लड़ाई के बाद वो चुप हुई और वो अपने एल्यूमिनियम वाले स्टूडियो में गई। अच्छा, स्टूडियो में उसने एक छोटी सी सेठी लगा ली थी बैठने वोटने के लिए, एक चेयर थी, ऐसी ही टेबल थी, इस पे टी स्टैंड पे वो पेंट करती थी और यहाँ शेल्फ लगा के पेंट वगैरह रख लिए थे। वो उसमें बंद हो गई। उस रात वो निकली ही नहीं, ठीक है। अगले दिन उसने लड़के से बोला कि, लड़के ने बोला सॉरी मैं थोड़ा सा हो गया था। नहीं कोई बात नहीं, मैंने सर्च करी है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन एन आर्ट क्लास, यू थिंक माई आर्ट इज़ बैड,
अब मैं आर्ट क्लास ज्वाइन करूँगी, आई विल मेक यू बिलीव दैट आई एम अ गुड आर्टिस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और उसने बोला, सी आई डिडंट मीन दैट, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यू जॉइन आर्ट क्लास, इट्स अ गुड आइडिया। अब आर्ट क्लास दिन में 4 घंटे होनी थी एवरी डे, तो उसको अपनी जॉब से टाइम निकालना था, जो कि वर्क फ्रॉम होम था, वो निकाल ही रही थी। बट सारा का सारा क्लासेस, सारे आर्ट, वो उसी एल्यूमिनियम वाले कमरे में होने लगा। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस थे अपेरेंटली, और ऑनलाइन उसमें उसी कमरे में वो बंद रहने लगी कई कई घंटे। कि अगर ऑफिस का काम खत्म हो गया तो मैं आर्ट क्लास कर रही हूँ, आर्ट क्लास खत्म हुई तो मैं अपना आर्ट बना रही हूँ। और फिर उसने कहा दिखाओ तो सही क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसने कहा नहीं अभी नहीं दिखाऊंगी, इकट्ठा दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। ठीक है कोई बात नहीं। भाई साहब वीक्स गुजर गए, ठीक है। लड़की आधे से ज़्यादा टाइम जो है उस कमरे में बिताने लगी। वो कमरा अच्छा खासा बड़ा बनाया था उन्होंने, इट वॉज अ 8x8 काइंड ऑफ अ सेटअप। उसमें रहने लगी, अपना खाना भी उसमें खाने लगी, पानी भी उसमें पीने लगी। बस वॉशरूम के लिए बाहर आती थी, या किसी थोड़ी देर के लिए सोना है या कुछ करना है तो बाहर आती थी। कई कई दिन तो रात भर वहाँ आर्ट बना रही है। और वो परेशान हो गया, यार क्या है तुम, मतलब यू आर गेटिंग डिस्टेंट फ्रॉम मी। हम लोगों ने साथ में इसलिए रहना था ताकि हम एक दूसरे को जान सकें, तुम तो उसमें बंद रहने लगी हो यार। तुम्हें तो प्रॉब्लम थी मेरे आर्ट से, मैं तुम्हें आर्ट अच्छा करके दिखाऊंगी, तो कब दिखाओगी? सून, वेरी सून। खैर इसमें एक और हफ्ता निकल गया और लड़का बड़े परेशान हुआ, यार मैं, उसका ट्रिप आया ऑफिस से, ही हैड टू ट्रैवल। मैंने कहा ठीक है वापस आता हूँ तो बैठ के बात करते हैं इसके ऊपर, ऐसे नहीं चल सकता, आई एम सॉरी। मैंने कहा ठीक है तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें अपना आर्ट दिखाऊंगी। ठीक है। खैर था वो ट्रिप पे गया, ट्रिप से वापस आया तो लड़की की हालत बड़ी बुरी, बाल बिखरे हुए से, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ गए। वो गया था कुछ 6-7 दिन के लिए, गाल से पिचक गया, बड़ी जैसे बहुत दिन से कुछ ढंग से खाया नहीं है, होंठ सूख रहे हैं। तो कहा क्या हालत बना रखी तुमने? कह रही मैं आर्ट बना रही थी, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अब उसने आर्ट दिखाया, भाई साहब इम्प्रूवमेंट ऐसा कि एक तरफ आप रख दीजिए 5 साल के बच्चे को और एक तरफ रख दीजिए आप एम एफ हुसैन को। अच्छा, 5 साल के बच्चे के वो आर्ट था जो उसका पहला था। हाँ। अब जो आर्ट है वो है जो एक जिसकी एग्जीबिशन लग सकती है और लाखों में आर्ट बिक सकता है। अच्छा, इतना इम्प्रूवमेंट। हाँ। ये कैसे हो गया यार? आई मीन तुमने तो कमाल कर दिया। सी आई टोल्ड यू, तुमने मेरे आर्ट को गलत बोला था ना, देखो अब मैं तुम्हें आर्ट बना के दिखाऊंगी। और आर्ट में उसने बना रखी भाई साहब बहुत सारी चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन डेटीज़, वो सब चीज़ें उसने बना रखी हैं। फिर उसने बोला कि अब मैं कल से पोर्ट्रेट बनाना शुरू करूँगी। ठीक है। उसने पहले उसको कुछ खिलाया पिलाया, वो सब किया। फिर उसने अगले दिन से पोर्ट्रेट बनानी शुरू करी। पहले अपने माँ बाप का पोर्ट्रेट बनाया। वो अपने माँ बाप से ज़्यादा बात किया नहीं करती थी, एस्ट्रेंज थी। तो उन्होंने कहा मैं उनसे बात नहीं करती हूँ ज़्यादा, बट मैं उनको मिस करती हूँ, तो मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया। और बड़ा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, एक एक डिटेल, आँख, ये वो सब। क्या ये मतलब इतना इम्प्रूवमेंट तो मैंने किसी चीज़ में नहीं देखा कभी। बहुत कहेंगे अब तुम, कहेंगे कि अब तुमने मम्मी पापा का अपना बना लिया, मेरा ही बनाओ। कहेंगे बनाऊंगी, ऐसे नहीं, पोर्ट्रेट नहीं बनाऊंगी। ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का पोर्ट्रेट बनाया, फैमिली मेम्बर्स का बनाया। फिर उसने बॉडी पार्ट्स पेंट करने शुरू किए, सेवर्ड बॉडी पार्ट्स, कटा हुआ हाथ, कटी हुई उंगलियां, कटी हुई जबान, इस तरह की चीज़ें पेंट करनी शुरू करी। प्रॉब्लम वहाँ आई जब वो जिस दिन, अगर जैसे वो घर आया है और उसको एक पेंटिंग दिखाती है कटे हुए हाथ की जिसमें से खून निकल रहा है, पूरी पेंटिंग में सिर्फ हाथ है, उसी दिन लड़के को उसी हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत सिवियर, इतना कि उसकी बर्दाश्त से बाहर। ठीक है। अगले दिन वो बनाती है पेंटिंग कटे हुए पैर की, पैर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर बनाती है पेंटिंग कटी हुई उंगलियों की, तो उंगलियों में उसके ऐसे दर्द जैसे फ्रैक्चर हो चुकी हैं, बिल्कुल ऐसा दर्द होने शुरू हो जाता है। तो वो, और इतनी ज़्यादा वो इसमें अपने आप को इसमें घोल चुकी है आर्ट में कि वो उस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही अब। बस वो पेंटिंग दिखाई निकलती है और दीवार पे लगा देती है। दीवारों पे सिर्फ पेंटिंग हो चुकी है, कुछ और बचा नहीं है। तो वो एक दिन उसको
बाहर निकाल के उससे फाइट करता है कि तुम क्यों इतना वो कर रही हो और ये क्या लगा रखा है तुमने, कैसे, मतलब जिस दिन तुम वो बना रही हो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। और वो बहुत गुस्सा करता है और उसको लेके निकलता है कि तुम मेरे साथ चलो, यू नीड टू सी अ डॉक्टर। जब वो घर से बाहर निकलती है एकदम से जैसे वो होश में से आई हो, पूछती कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने बोला डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। कि क्यों? अरे तुमने वो अजीब अजीब सी पेंटिंग बना रही हो यार आजकल, और जब तुम बनाती हो मेरे, कौन सी पेंटिंग? कही अरे जो तुम पेंटिंग बना रही हो आजकल, वो पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू किए थे अच्छे खासे, फिर तुम सेवर्ड बॉडी पार्ट्स के वो बना रही हो। कहीं मुझे तो नहीं याद कोई पेंटिंग मैं बना रही हूँ। कह रहा है तुम व्हाट आर यू सेइंग? फिर वो नीचे गया, पेंटिंग लेके आया कि देखो, कि मुझे नहीं याद मैंने कब बनाई, आई डोंट रिमेंबर। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक दिन तुमने जिस दिन बोला था कि मेरा आर्ट ख़राब है, उस दिन मैं बहुत रोई थी और अपने कमरे में बैठ के मैंने ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि अपना फ़ायदा करना हो तो कैसे करें। सो अपेरेंटली व्हाट शी सॉ कि आपको अगर जल्दी अपनों को अपने आप को बेहतर बनाना है तो देयर आर सम रिचुअल्स यू नीड टू डू, देयर आर सम चैंट्स यू नीड टू डू, देयर आर सम रिचुअल्स यू नीड टू डू, एंड शी डिड दैट इन दैट रूम। क्योंकि लड़का अभी तक उस रूम में गया ही नहीं था। लड़की ने उस रूम में, तो उसने फिर बताया कि मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे लिए अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू किए। उसमें एक वीडियो में मैंने देखा कि अगर आपको अपने आप को किसी भी चीज़ में एक्सीडेंट करना हो तो ये रिचुअल करिए। मैंने वहाँ पे किया। अब वो टेबल पेंट तो थे, उसके बाद टेबल पे उसने कुछ डायग्राम सा बनाया, उस पर कुछ चीज़ें रखनी थी वो रखी, उसके बाद वो चैंट वैंट जो बोला था वो किया गया, और उसके बाद वो कह रही थी कि मैं सो गई वहीं पे। जब मैं उठी तो मेरे अंदर अजीब सा वो था, एक फीलिंग थी कि मैं अब आर्ट बना पाऊंगी, और उस दिन से मैं इम्प्रूव हो गई। लेकिन उससे कुछ याद नहीं है, उसको कुछ नहीं याद नहीं कि उसने बॉडी पार्ट्स, उसको इतना याद है कि पेंटिंग करी थी। हाँ, उसको ये याद नहीं कि उसने कटे हुए हाथ और कटे हुए उसका पेंटिंग बनाई हो कभी। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया उसकी, फिर ऑब्वियसली साइकिक ट्रीटमेंट भी हुआ, थेरेपी भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद से उन्होंने बोला कि अब ये, लड़के ने बोला कि मैं अब बेसमेंट में नहीं रह सकता, इसको छोड़ना पड़ेगा मैं। तो पहले तो उसके जो उसका पुराना घर था और उसके मदर फादर को भी उसने इवेंचुअली कांटेक्ट किया, लड़के ने उनसे बात करी, क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत थी। शी वाज ऑलमोस्ट लाइक मैल नरिश्ड, खाना वाना नहीं खाया बस दिन से, वो एकदम ऐसी हो गई थी, सूख गई हो, सूख गई, जैसे कोई एनर्जी डिहाइड्रेट हो रही हो, उसकी एनर्जी सक हो रही हो जैसे, तो माँ बाप को कांटेक्ट किया, उसके मदर फादर के पास बोला। फिर उसने बीच में वो लड़के ने, जो अब ऑब्वियसली लड़के ने जब इतना किया तो मदर फादर वर ऑल्सो इन लड़के के फेवर में, तो फिर लड़के ने वो सारे सामान खाली किया, वहाँ से बेसमेंट छोड़ा। अपेरेंटली लास्ट टाइम आई थिंक कुछ महीने पहले की बात है, मैं और मेरी वाइफ हम CR पार्क में घूम रहे थे। वहाँ पर ये कहानी भी हमारे उसी वक्त आसपास आई थी, तो उन्होंने बोला कि देखें कौन से ब्लॉक में कौन सी वो थी। तो हम गए थे और हमने वो बिल्डिंग देखी थी। हाँ, वो बेसमेंट बंद है, ताले लगे। अब वो बेसमेंट का रास्ता ऐसा था कि उसके जो सीढ़ियाँ थी ना नीचे जाने की, उसके दोनों तरफ रोड पे क्यारी सी बना रखी है, पौधे वौधे लगा रखे हैं। तो अब वो इतना बढ़ गया कि पौधे उसके सामने आ गए, वो गेट हो गया बंद। अनटिल आप पौधे हटा के और सब करके देखोगे, आपको गेट भी बस हल्का सा ही नजर आएगा, नीचे जाने का रास्ता आसानी से वो नजर आएगा नहीं। और लड़की ने ही हमें कहानी भेजी थी कि उसके साथ ऐसा हुआ था। उसको सिर्फ इतना याद है कि उसने वो रिचुअल किए, उसके बाद उसने कुछ अपने मन में जो पेंटिंग्स थी जो बनाना चाहती थी वो बनाई, और उसको बड़ा अच्छा लगा। और उसने फिर पोर्ट्रेट बनाई अपने माँ बाप की, उसको अच्छा लगा। जब लड़के की पोर्ट्रेट बनाने की बारी आई थी, उसके बाद से वो एकदम से टर्न हो गई थी और उसकी एनर्जी सक होने लगी। उसको से बाद में इवेंचुअली उसको इन रेट्रोस्पेक्ट ये याद आया कि शी वांटेड टू मेक मोर एंड मोर आर्ट एंड डू नथिंग एल्स। एक पागलपन हो गया था, एक पागलपन हो गया था, हाँ, जुनून सा हो गया था उसके अंदर कि सिर्फ पेंट करना है। और वो भी स्कल पेंट हो रही है, कटा हुआ हाथ पेंट हो रहा है, मुंह से खून निकलता वाले ऐसे वाले पेंटिंग्स, वो डेविलिश पेंटिंग जो। और अब पता नहीं है उस कल्ट रिचुअल जो उसने किया ये उसकी वजह से था, या जो
ग्राउंड फ्लोर पे हम कह रहे हैं कि पैरानॉर्मल का प्रेजेंस था। एग्जैक्टली, तो ये तो नहीं जिनके साथ ट्रॉमा हुआ हो, जिनका पेन और यस वो सारी चीजें हो, क्या था वो नहीं So पता। maybe there was an energy there, there was an entity there जिसको इसने वो रिचुअल करके या वो जो भी करा था उसने वो करके ट्रिगर किया और उनको थोड़ा सा वहाँ पर डिस्टर्ब किया या क्या हुआ और उसकी वजह से इन्होंने इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट करा। मे बी दैट इज़ द केस, वी विल नेवर नो, बट शी सेड कि वो उसकी लाइफ का सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा और इसकी वजह से वो मतलब वो CR पार्क तो क्या उसके आसपास के इलाके में उसको जब वो आती है या कभी जाना पड़ता है तो उसको गूस बम्प से आ जाते हैं कि सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज बाहर आई थी। शी हैड टू गो थ्रू थेरेपी, ईयर्स ऑफ थेरेपी, अभी भी ये थेरेपी में है। मतलब वो जो ये आई थिंक ये कहानी कुछ साल पहले की है, आई थिंक प्री कोविड की कहानी है ये। तो प्री कोविड जो भी था वो अभी तक वो जो है थेरेपी उनका सेशन चलता है और अपेरेंटली वो कह रही हैं कि जो उनको बॉयफ्रेंड था वो हस्बैंड है। अच्छा, हाँ, अब वो हस्बैंड है उनके, तो उस वक्त वो कह रही हैं अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो आज क्या होता। थैंक यू अहमद। ये तो कहानियों का किस्सा ऐसे चलता रहेगा। आई थिंक हम एपिसोड्स पे एपिसोड्स करते जाएंगे आपके साथ। बट हाँ, आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू खूनी मंडे पॉडकास्ट। यार दिवे, इट्स बीन अ प्लेजर। आई थिंक मैं खूनी मंडे की ऑडियंस को भी बड़ा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत बहुत मोहब्बत दी है उन्होंने, न सिर्फ हमारे पुराने वीडियो को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बल्कि उस ऑडियंस ने मेरे चैनल पे आके मुझे बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही प्यार देते जाना है। तो द डर डायरीज जाना है और जल्दी से सब्सक्राइब करना है उसे, और अहमद की ऐसी एकदम खौफनाक किस्से कहानियाँ सुनते जाना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अहमद। हमारी और OnePlus की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। OnePlus Nord Buds 4 अभी लॉन्च हुए हैं ये, और काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं इसमें। इनफैक्ट इनमें स्पेशल इमर्सिव स्पेशल ऑडियो है, तो अगर आप कोई हॉरर मूवी देखोगे तो आपको तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो उसमें सारे जो छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे फील होंगे। वो जैसे आपने कहा ना कि उस कहानी में कि उसके कान के पास आवाज आ रही थी, आपने वो भी सुनाई थी मुझे। मुझे उसमें भी मैं आंखें बंद करके जब उसको सुनने की कोशिश कर रहा था तो आई फेल्ट लाइक आई थिएटर में हूँ और ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। तो जब हॉरर स्टोरी इन बर्ड्स पे सुनी जाएगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।